बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। आज के हमारे नावल का नाम है सुन साइयावे और इसकी राइटर हैं मदीहा सईद। ये कहानी है परीसा और सैफुल मलूक की, जो चचाजाद हैं। बचपन में उनका निकाह होता है, जिससे परीसा बिल्कुल लाइल्म है। सैफुल मलूक किस तरह से उसको ढूंढता है और किस तरह से ज़बरदस्ती ये रुखसती अमल में आती है, उनकी शादीशुदा लाइफ कैसे गुजरती है, सब कुछ जानेंगे इस नावल में। चले शुरू करते हैं आज का ये नावल। कभी कुछ मोहब्बतें आपको ज़हनी मरीज़ बना देती हैं। वो ज़हनी तौर पर आज ऐसी ही सूरत हाल से दो चार थी। उसकी ज़ात का महवर एक ही शख्स था जो इसके वजूद को भूले बैठा था। सामने दीवार पर आवेज़ा लोहे कुरानी पर निगाहें जमाए उसके दिल ने शिद्दत से उस शख्स को पुकारा। 8 माह 5 दिन गुजर गए उसे देखे। उसने चादर से चेहरा रगड़ा। आप तो ज़ुबान के पक्के निकले, कोई कसर नहीं छोड़ी जान निकालने में। मेरी याद नहीं आई आपको? कोई इस कदर संगदिल कैसे हो सकता है? लेकिन इस सब के बावजूद आप भूलते नहीं मुझे। प्लीज़ लौट आएँ, मुझे ज़रूरत है आपकी। मज़ीद बर्दाश्त की सकत नहीं। इससे कबल के वो फूट फूट कर रो पड़ती। हल्की सी दस्तक के साथ दरवाज़ा खुलने पर बेदर्दी से चेहरा रगड़ते आने वाली हस्ती को देखा, जिसने बखूबी उसकी हरकत देखी थी। कैसी है मेरी बेटी? करीब आते हुए नरमी और मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी। मैं ठीक हूँ मामा। वो जबरन मुस्कुराई। तभी वो दोनों दरवाजे पर हुई दस्तक पर मतवज्जा हुई। आने वाली मुलाजमा थी। क्या बात है नूरी? बेगम साहिबा, हमारे घर साहब आए हैं, वो भी इतनी बड़ी गाड़ी में। उसने दोनों बाजू फैलाते गाड़ी का हजम बताया था, तो वो दोनों माँ बेटी मुस्कुरा दी। नाम क्या है? सैफुल मलूक। नूरी के मुंह से निकले नाम ने दोनों को एक पल के लिए शर्तर कर दिया। कदरे बेयकीनी से मुलाजमा को देखा। तुमने सैफुल मलूक नाम लिया? जी बेगम साहिबा, इतनी बड़ी गाड़ी है उनकी। नूरी तो उसकी गाड़ी पर फिदा ही हो चुकी थी। कहाँ है वो? ड्राइंग रूम में बिठा दिया है जी, और चाय का भी कह दिया है। नूरी ने फ़ख्र से अपनी कारकर्दगी बताई। बीबी, वो साहब टीवी में भी आते हैं। ठीक है, तुम जाओ। नूरी सर हिलाते बाहर गई तो सफ़ीना ने रुख मोड़ कर बेटी का चेहरा देखा, जहाँ इतने महीनों बाद रंग भरे थे। अब फ्रेश हो जाओ बेटा, क्या हालत बना रखी है। उन्होंने उसके चेहरे के अतराफ उभरी लटों को संवारते शिकन आलूद लिबास को देखा। जी ममा, वो ताबेदारी से कहते उठी। सफ़ीना भी ड्राइंग रूम में चली गई, जहाँ सफ़ेद बर्राक शलवार सूट में अपनी साहर शख्सियत के साथ वो उन्हें देखते ही खड़ा हुआ था। सलीके से बने बाल, हल्की सी शेप। एक पल के लिए सफ़ीना का दिल चाहा उसकी पेशानी, रोशन पेशानी चूमने का, फिर खुद ही ख्याल झटक दिया। अस्सलाम वालेकुम। सैफ ने बिना किसी तासर सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। हल्के रंग के नफीस से सूट में मलबूस वो उसके मुकाबिल सोफ़े पर बैठी। कैसे आना हुआ? सैफ ने कप लेकर साइड टेबल पर रखते हुए सफ़ीना के सवाल पर उनका चेहरा देखा, जो बगौर उसे देख रही थी। आप जानती हैं मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? सफ़ीना ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। तो 8 माह 5 दिन बाद तुम्हें याद आ ही गया कि एक अदद बीवी भी है तुम्हारी, जिसे लेने भी आना है तुम्हें। सैफ ने ज़ब्त से उनकी जानिब देखा। मैंने उसे घर से नहीं निकाला था, आप लाई थी उसे। ड्राइंग रूम की दीवार के साथ एक टेक लगाए खड़े वजूद ने बेसाख्ता निकले आंसू पूछे। कितने महीनों बाद वो दिल छू लेने वाली आवाज़ समातों से टकराई थी। उसने थक कर पलकें मूंद ली कि उसका सामना करने की फिलवक्त हिम्मत नहीं थी। सफ़ीना ने टेक छोड़ते सैफ का असहद संजीदा चेहरा देखा। और अब ना जाने दूँ तो तुम क्या कर लोगे? जांचती निगाहों से उसका चेहरा देखा, जो गुलाबी माइल हुआ था, जबकि बाहर खड़ा वजूद बेजान हुआ था। सैफ चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर उन्हीं के अंदाज में थोड़ा आगे हुआ। तो मैं कहूँगा मैं आपकी बेटी को बतौर अमानत लेकर जा रहा हूँ। बतौर अमानत? सफ़ीना ने बेयकीनी से पूछा, जबकि पड़ी के अंदर छम से कुछ टूटा था। इतने महीनों बाद वो आया भी तो अपनी औलाद की खातिर? मतलब तुम बच्चे के लिए आए हो? सफ़ीना का दिल चाहा उसका चेहरा थप्पड़ों से लाल कर दे। इस बार वो कुछ नहीं बोला था कि झूठ वो बोलता नहीं था और सच बोलना नहीं चाहता था। ऐसा ही है? हाँ। सफ़ीना उसकी खामोशी पर भड़क कर खड़ी हुई थी। तभी पोर्च में 2 गाड़ियां आगे पीछे रुकी। आने वाले चारों नफूस बउजरत दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़े थे, क्योंकि अंदर का माहौल वो तस्वुर कर चुके थे, जहां 2 ज़िद्दी और हट दहम लोग आमने सामने थे। सफ़ीना के खड़े होते ही सैफ भी उठा। निकल जाओ मेरे घर से अभी, और इस वक्त कोई हक नहीं है तुम्हारा मेरी बेटी और नवासे पर। प्लीज़ ऐसी बात मत करें जिसका जवाब देकर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। सैफ ने मुठियाँ भींचते हुए चबा चबा कर कहा। तभी परी ने फैसला कुन अंदाज में चेहरा रगड़ा। उसकी ज़िंदगी का फैसला था और उसे ही करना था। शर्मिंदा? सफ़ीना ने इस्तेहज़ाइया अबरू उचकाए। ये नई इतला दी तुमने? क्योंकि तुम शर्मिंदा होने वाली नस्ल से हो तो नहीं, वरना यूँ ढटाई से यहाँ ना आते। सैफ का चेहरा एहसास तौहीन से सुर्ख हुआ। आप नस्लों तक बात मत लेकर जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा।
بات تو جائے گی نسلوں تک، کیونکہ اس بار بات میری نسل کی ہے۔ آئندہ میں تمہاری پرچھائی بھی برداشت نہیں کروں گی اپنی بیٹی اور نواسے پر۔ انگلی اٹھا کر متنبہ کیا۔ آپ کی نسل؟ جہیز میں نہیں بھیجا تھا آپ نے اسے؟ وہ بھی اپنے ازلی ضدی لہجے میں گویا دو بدو مقابلے پر اتر آیا۔ مما تب ہی پڑی اندر داخل ہوئی۔ سیف اس کی جانب گھوما۔ 8 ماہ 5 دن بعد وہ منموہنا چہرہ سامنے تھا، بادامی چادر میں خود کو چھپائے متورم چہرہ گواہ تھا وہ تمام گفتگو سن چکی ہے۔ وہ یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر پلکیں جھکا چکی تھی۔ پیار ہو گیا ہے تم سے، خود سے زیادہ، حد سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ مما میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، مما میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ بھر آیا۔ سیف کے قدم بے ساختہ اس کی جانب بڑھے۔ سفینہ نے بے یقینی سے بیٹی کا چہرہ دیکھا جو خون چھلکا رہا تھا۔ انہیں میری ضرورت نہیں ہے ماما، ان کی امانت سونپ کر میں ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ اس کا کڑلاتا لہجہ 6 نفوس کے اٹھتے قدموں کو جامد کر گیا۔ شہریار متنبہ کرتی گمبھیر پکار پر مدد طلب نگاہوں سے ماں باپ کو دیکھا جنہوں نے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے معذرت خانہ انداز میں ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ تم آ رہے ہو یا مجھے آنا ہوگا تمہارے پاس؟ اگلے پل لاؤنج کے دروازے میں آتے شخص کو دیکھ کر شہریار بوکھلا کر کھڑا ہوا۔ میں آ رہا ہوں لالا۔ ایک بار پھر سے ماں کا چہرہ امید سے دیکھا۔ اس کی یہ معصومانہ ادا سیف کو مسکرانے پر مجبور کر گئی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ امی آپ کو خالہ کی طرف جانا تھا نا؟ میں لے چلوں آپ کو؟ 2 قدم چل کر وہ پھر سے ماں کی جانب پلٹا۔ سیف اس کی چالاکی پر اش اش کر اٹھا۔ نہیں میرا بچہ، وہ تو میں قاسم کے ساتھ چلی گئی تھی۔ آپ جاؤ، بھائی بلا رہا ہے۔ شہریار بیچارگی سے ماں باپ کے متبسم چہرے دیکھتے سیف کی جانب بڑھ گیا جو اس کو اپنی جانب آتے دیکھ کر مسکراہٹ دبائے پلٹ گیا تھا۔ کل کالج اور اکیڈمی سے چھٹی کیوں کی تھی؟ شہریار جو کمرے کے بیچوں بیچ مجرمانہ انداز میں سر جھکائے کھڑا تھا، سوال پر نگاہ اٹھاتے سیف الملوک کو ٹریک سوٹ میں ملبوس ڈریسنگ روم سے باہر آتے دیکھ کر کراہا، یا اللہ پلیز بچا لیں، کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ شہریار کو بے بسی سے آسمان کی جانب دیکھتے پا کر اس نے ٹوکا تو وہ متوجہ ہوا۔ وہ دراصل مجھے اپنے دوست کے بھائی کی منگنی میں جانا تھا، اسی لیے۔ دوست کے بھائی کی منگنی میں تمہیں کیوں انوائٹ کیا گیا؟ چلو کر بھی لیا تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ قاسم لالا یہاں تھے مگر میں تو وہیں تھا نا، مجھے اطلاع ملی محترم کالج گئے ہیں۔ کیا تمہیں بیچ میں لگا تھا کہ میں اتنا ہی غافل ہوں؟ اس کا لہجہ درست تھا۔ سوری لالا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ شہریار کو بے حد شرمندگی ہوئی اپنا جھوٹ پکڑے جانے پر۔ وہ اپنے بھائیوں کی عادت سے بخوبی واقف تھا۔ غلط بیانی اور جھوٹ سے انہیں نفرت تھی۔ یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا، لیکن کل کے جھوٹ کی سزا کے طور پر تیار ہو جاؤ، 2 منٹ میں چینج کر کے آؤ۔ پلیز لالا آج نہیں۔ بحث نہیں۔ موبائل اور گاڑی کی چابی لیے شہریار کو گھورتے ہوئے وہ باہر نکلا تو وہ بھی منہ پھلائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس آیا اور سیفی کی جانب دیکھے بنا باہر نکل گیا۔ اس کے پاؤں پر چوٹ لگی ہے بیٹا، دھیان رکھنا، شارکا نے کہا تو سیف مسکرا دیا۔ اب پریشان مت ہو، صرف کمپنی کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ تم لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ گاڑی لاک کرتے سیف نے شہری کو دیکھا۔ پاؤں میں درد ہے؟ اس نے منہ بسورا۔ سیف کو اس پر پیار آیا مگر وہ بتا کر اسے یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کے جھوٹ کو معاف کر چکا ہے۔ چوٹ کیسے لگی؟ سیف اس کے ہم قدم ہوا۔ 24 سالہ جوان، 6 فٹ 2 انچ قد، سرخ و سفید رنگت پر کھڑی ناک، سرخی مائل ہونٹ، وہ ایک ساحر شخصیت کا مالک تھا، جبکہ شہریار 15 برس کا لمبے قد کا دبلا پتلا لڑکا تھا۔ وہ قاسم کی طرح ایک پرکشش نوجوان تھا۔ پاؤں کے نیچے پتھر آ گیا تھا، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی یا زخم وغیرہ؟ اس کی فکر مندی پر شہری نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سر کو نفی میں جنبش دی۔ ٹھیک ہے تم یہاں بیٹھو، میں 2 راؤنڈ لگا کر آتا ہوں۔ شہریار تابع داری سے سر ہلاتے ہوئے سنگی بنچ پر بیٹھ گیا جبکہ سیف الملوک نے ٹریک پر دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ شہر میں بھی جم جاتا تھا جو اس کے گھر میں ہی تھا، لیکن جب وہ یہاں گاؤں آتا اسے کھلی فضا میں سبزے کے بیچ بہت لطف آتا تھا۔ ایکسرسائز کر کے یہ اس کا اور قاسم کا مشترکہ مشغلہ تھا۔ انہیں کریز تھا رننگ کا جس کے لیے انہوں نے ڈیرے پر ٹریک بنوایا تھا۔ شہریار بازو سینے پر لپیٹے بہت محبت سے اسے بھاگتے دیکھ رہا تھا جو پسینے میں شرابور تھا۔ کیا دیکھ رہے تھے یار؟ 5 منٹ بعد سیف الملوک اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ شہریار نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے پانی اس کی جانب بڑھایا۔ آپ شہر کب جائیں گے لالا؟ 1 ڈیڑھ گھنٹے تک تم میرے ساتھ ہی چلو گے، سنجیدگی سے کہتے پش اپس کے لیے پوزیشن سنبھالی۔ آ جاؤ شہری، وہ اسے اپنی پیٹھ پر بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ لالا نہیں یار۔ شہریار روحانسا ہوا۔ سیف نے اسے گھورا۔ یہ تمہارے جھوٹ کی سزا ہے، اگلے 1 سیکنڈ میں تم اگر یہاں نہ آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ شہریار صاحب اگلے پل سیف الملوک کی پیٹھ کی سواری کرتے بند آنکھوں سے آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے۔
کیا ہم اندر آ سکتے ہیں سر؟ معاذ اور پریسا نے دستک دیتے پوچھا تو ایڈیٹر صاحب نے سر ہلا کر اندر آنے کی اجازت دی۔ کسی خبر نے ان کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی طرح روشن کر رکھا تھا۔ بیٹھو بیٹھو، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ معاذ نے دلچسپی سے انہیں دیکھا۔ وہ بہت کم کسی سے یوں خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ سر، آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ معاذ نے پوچھ ہی لیا، بات ہے بھی خوشی کی، تمہیں بھی سن کر یقیناً خوشی ہوگی۔ پھر تو آپ جلدی بتائیے تاکہ ہم بھی خوش ہو سکیں۔ پریسا نے دلچسپی سے کہا، سیف الملوک کل شہر آ گیا ہے۔ پریسا نے سر جھٹکا، وہ گھمنڈی سیف الملوک؟ معاذ نے پریسا کے دل کی بات کو زبان دی۔ معاذ، ایڈیٹر صاحب کی گوڑی پر وہ سنبھلا۔ سوری سر، میرا سوال یہ ہے سر، سیف الملوک MNA ہے، اس کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے شہر، بلکہ وہ زیادہ تر ادھر ہی ہوتا ہے، تو پھر آپ کیوں خوش ہیں اس کے آنے کا سن کر؟ وہ الجھی۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ انٹرویو کے لیے مان گیا ہے۔ واٹ؟ معاذ اور پریسا کو جھٹکا لگا۔ ایڈیٹر صاحب محظوظ انداز میں مسکرائے۔ یہ کیسے ممکن ہوا سر؟ معاذ سیدھا ہوا لہجے میں حد درجہ حیرت تھی۔ تم آم کھاؤ، گٹلیاں کیوں گنتے ہو؟ تیاری ایسی بھرپور ہونی چاہیے کہ وہ چاروں شانے چت ہو جائے۔ وہ سنجیدہ ہوئے۔ پریسا نے پرسوچ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ سر، ایک بات پوچھوں؟ انہوں نے سر ہلایا۔ ضرور، آپ کا کوئی ذاتی کلیش ہے سیف الملوک سے؟ وہ اس کے مشکوک انداز پر بے ساختہ ہنس دیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پریسا کی بات پر انہوں نے دونوں ہاتھ شیشے کی میز پر رکھے، پھر قدرے سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ وہ ابھی تک کے MNA میں سب سے ینگ ہے اور 1.5 سالہ کیریئر میں اس کا ایک بھی اسکینڈل منظر عام پر نہیں آیا، جبکہ مانا جاتا ہے جہاں سے اس کا تعلق ہے وہ خاصے رنگین مزاج ہیں، اور یہ صاحب ایک دم کلین ہے۔ پریسا نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ حد ہے، یہاں کسی کی شرافت ہی ہضم نہیں ہوتی۔ کوئی شریف یا با کردار ہوئے تو وہ مشکوک ہے۔ اس نے ابھی تک انٹرویو نہیں دیا، سوال نامہ ایسا ہو کہ تہلکہ مچا دے۔ وہ مجھے چاروں شانے چت چاہیے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں سر، میں کہوں گا ان سے، یار اتنی شرافت بھی اچھی نہیں، کچھ تو ہمارے لیے بھی ہو۔ معاذ کا پرجوش انداز پریسا اور ہارون صاحب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ یار یہ انسان مجھے عجیب ہی لگتا ہے۔ رومیہ نے سامنے دیکھتے منہ بنایا تو سفینہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، پھر رومیہ کو۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے پھر سے سامنے دیکھا جہاں فائنل ایئر کے حماد اور مہروز شجاعت کھڑے تھے، اسی سنگی مجسمے کی۔ اس نے مہروز کو گھورتے منہ بنایا۔ سفینہ نے مسکراہٹ دبائی، خاکی پینٹ، سفید شرٹ کے کف موڑے، وہ ارد گرد سے بے نیاز اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ کیوں بھئی، اچھا خاصا انسان تمہیں عجیب کیوں لگ رہا ہے؟ اس بات کو چھوڑو۔ رومیہ کی آنکھوں میں کچھ سوچ کر چمک ابھری۔ تم مہروز شجاعت سے دوستی کر سکتی ہو؟ سفینہ نے اسے گھورا۔ مانا کہ بندہ ہینڈسم ہے، مگر میرے معیار کا نہیں۔ اس نے نخوت سے اپنے تراشیدہ بالوں کو ایک ادا سے جھٹکا۔ سفینہ پلیز، رومیہ نے بھی لہجہ اپنایا۔ تم اتنا اصرار کیوں کر رہی ہو؟ وہ مشکوک ہوئی۔ یار صرف عجیب نہیں، بہت اچھا بھی لگتا ہے وہ۔ رومیہ کے چہرے پر ایک الوہی مسکان تھی۔ تو تم کر لو نا دوستی۔ وہ لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ وہ مایوس ہوئی۔ سفینہ نے اسے گھورا۔ مگر وہ لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا تو میں تمہیں کس اینگل سے لڑکا لگتی ہوں؟ رومیہ نے جینس کے ساتھ گھٹنوں تک پنک کرتے میں ملبوس اپنی نازک سی باربی ڈول کو دیکھا۔ تم اتنی پیاری ہو کہ وہ تمہیں انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ فرض کرو کہ ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہہ رہی ہو، تو تمہیں کیا ملے گا اس سے؟ کچھ بھی نہیں، بس میں اسے سننا چاہتی ہوں۔ تم میری سمجھ سے باہر ہو گئی۔ اس نے سر جھٹکا۔ سفینہ مان لو پلیز، رومیہ نے ملتجی لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تو اسے سر ہلانا پڑا۔ سیف الملوک کے دیے وقت کے مطابق وہ پچھلے پون گھنٹے سے اس کے آفس میں موجود تھے، جبکہ اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ پریسا کا چہرہ گواہ تھا۔ اگر وہ اس وقت سامنے ہوتا تو پریسا اس کا سر پھوڑ چکی ہوتی۔ پیازی رنگ کی شرٹ ٹراؤزر کے ساتھ ہم رنگ شفون کے دوپٹے کو گلے کے گرد مفلر کی طرح لپیٹ کر دونوں پلو سامنے گرا رکھے تھے۔ کلائی میں نازک سی رسٹ واچ روٹین سے ہٹ کر وہ آج اچھی لگ رہی تھی۔ ہلکی سی تیاری میں اس نے سیل اٹھا کر جارحانہ انداز میں ہارون صاحب کا نمبر ملایا۔ سر، وہ آپ کا چہیتا ابھی تک نہیں آیا۔ ہم پچھلے پون گھنٹہ سے یہاں بیٹھے خالی آفس میں مکھیاں مار رہے ہیں۔ دھیرج بچے دھیرج، ہارون صاحب نے اسے شانت کیا۔ مصروف ہوگا تبھی نہیں آیا، ورنہ وہ جان بوجھ کر انتظار نہیں کرواتا۔ میں اسے اتنا تو جانتا ہوں۔ تبھی آفس کا گلاس ڈور کھولتے براؤن 2 پیس وائٹ شرٹ میں ملبوس باوقار چال چلتا سیف الملوک اندر داخل ہوا۔ معاذ نے پلٹ کر دیکھا، پھر کھڑا ہوا۔ میں بتا رہی ہوں سر، اگر وہ 5 منٹ میں نہیں آیا تو میں چلی جاؤں گی۔ سیف پریسا کی کرسی کے عین پیچھے آ رکا تھا، جبکہ معاذ کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر پریسا نے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ السلام علیکم۔ سیف اس کے قریب سے گزر کے پاور سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔
परीसा ने लब कुचलते कॉल ड्रॉप की। अपने ही ऑफिस में कोई चोरों की तरह दबे पाँव आता है। बैठिए प्लीज़, नरमी से कहते शाहाना अंदाज में उनके मुकाबले कुर्सी संभाली। तस्वीर की निस्बत वो ज़्यादा हैंडसम और वजीह लग रहा था। थैंक यू सर, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला, मआज ने शाइस्तगी से कहा तो सैफ ने सर खम किया। इट्स ओके मआज, मगर मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा आपके लिए। और क्या लेंगे आप लोग? एक नज़र बारी बारी दोनों को देखा। अंदाज़े गुफ्तगू भी इम्प्रेसिव था। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपके ऑफिस से 2 बार चाय भी मिल चुकी है। परीसा के अजहद संजीदा लहजे पर मानदाना सैफुल मलूक ने उसकी जानिब देखा। मैं हारून साहब को पहले ही बता चुका था मेरे पास वक्त नहीं है फ़िलहाल, लेकिन उन्होंने कहा आप लोग इंतज़ार कर लेंगे तो इस इंतज़ार में मेरा कोई कसूर नहीं, सो मैं माजरत नहीं करूँगा मिस। उसने फ़्रेश लाइम जूस मंगवाते संजीदगी से जवाब दिया। पूछिए मैडम। कुर्सी से टेक लगाते सैफुल मलूक कदरे पुरसुकून नज़र आया। प्रोफेशनल अंदाज में किए गए सवालात के उसने मुदब्बराना जवाबात दिए थे, लेकिन जब उसके फैमिली बैकग्राउंड का जिक्र हुआ तो अचानक परीसा का लहजा बदला। उसके रवैये में तनाव और चिड़चिड़ाहट के साथ गुस्से का अंसर नुमाया था, जिसे सैफ भी महसूस कर चुका था। मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ, परीसा ने सैफ का संजीदा चेहरा देखते कहा। मेरा ख्याल है अभी जो आप मेरा शजरा नस्ब खंगाल रही थी वो सब पर्सनल ही था। परीसा की तरह वो भी एकदम रूड हुआ था। मआज ने बगौर दोनों का जारहाना अंदाज देखा। चक्कर क्या है यार, पिछले 1 वर्ष से आप सियासत में हैं, कभी इंटरव्यू क्यों नहीं दिया आपने? परीसा ने उसका अंदाज अनदेखा करते पूछा। आपका मुंतज़िर था ना कि कब आप मुझे ये एजाज़ बख्शती हैं। संजीदगी से दिए गए जवाब पर जहां मआज ने मुस्कुराहट दबाई, वहीं परीसा ने उसे घूरा। मेरा ख्याल है यहाँ संजीदा बात हो रही है, परी ने मुतनब्बा किया। सैफुल मलूक ने सर झटका। और अब तक आपका कोई भी स्कैंडल? जी मैं माजरत ख्वाह हूँ। सैफ उसकी बात काटते सीधा हुआ। परीसा ने लब भेजते उसे देखा, जिसका चेहरा गुलाबी से सुर्ख हुआ था। माजरत ख्वाह हूँ कि अभी तक अपनी कारकर्दगी से आप जैसे सहाफ़ियों को कोई कहानी नहीं दी। हालांकि आपके ख्याल के मुताबिक तो मुझे ऐसी जगह होना चाहिए था जहाँ का नाम लेना भी शरीफ लोग तौहीन समझते हैं। परी जो उसका चेहरा देख रही थी, उसकी बात पर निगाह चुराई। चेहरा सुर्ख हुआ था। बदतमीज़ ना हो तो। माज ने मुश्किल कहा का गला घोंटा। गुड शॉट बॉस, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ मिस सहाफ़ी, मुझे कहीं जाना है। वो खड़ा हुआ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, माज ने खड़े होते हुए खलूस दिल से कहा। सैफ ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ नरमी से थामा। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, मुझे अच्छा लगा मास आपसे मिलकर। और आप मिस सहाफ़ी? अब वो खफा लड़की की जानिब मुतवज्जा हुआ। आपने मुझे मायूस किया, उसने तासुब से कहा। परीसा ने खा जाने वाली निगाहों से उसका वजीह चेहरा देखा। एक नसीहत है, अमल करें या नहीं आपकी मर्ज़ी। अपनी ज़ाती ज़िंदगी और प्रोफेशनल ज़िंदगी को अलग अलग ही रखिए। आपका अंदाज़ बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। हैव अ गुड डे। एक्सक्यूज़ मी। महरोज़ और अमार को गेट की जानिब बढ़ते देखकर सफ़ीना उनके पीछे लपकी। जी। वो दोनों रुक के मुझे आपसे बात करनी है। उसका मुखातिब महरोज़ था। अमार सर खम करके आगे बढ़ गया। जी फरमाइए फ्रेंड्स। सफ़ीना ने नाजुक समूमी हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। महरोज़ ने एक नज़र उसके हाथ पर डाली, फिर कहा मैं माज़रत ख्वाह हूँ, मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। सफ़ीना का चेहरा शर्मिंदगी से गुलाबी हुआ। क्यों? हाथ पुश पर ले जाते उसने मुश्किल खुद को कंट्रोल किया। मैं लड़के और लड़की के बीच दोस्ती को नहीं मानता। डरते हैं? उसका अंदाज़ इस्तेहज़ाइया था। महरोज़ मदानत से मुस्कुराया। शैतान के वार से हर इंसान को डरना चाहिए। मैं शैतान हूँ? सफ़ीना ने दांत भींचते इस बज़ाहिर नर्म नज़र आने वाले सख्त गिर इंसान को खा जाने वाली निगाहों से देखा। मैं नामहरमों के बीच तीसरे वजूद का जिक्र कर रहा हूँ, उसने तहम्मुल से जवाब दिया। अगर मेरी बात से हर्ट हुई हैं तो माजरत, संजीदगी से कहते वो पलट गया, जबकि सफ़ीना की निगाहें उसकी चौड़ी पुश्त पर जमी थीं। तुम्हारी ये पारसाई और गुरूर खाक में ना मिलाया तो सफ़ीना नाम नहीं मिला। अब तुम मेरी ज़िद हो। महरोज़ शुजात। खैरियत है भाई, इतना गुस्सा किस चीज़ पर आ रहा है? परीसा की मेज़ के करीब से गुजरते उसके चेहरे के बिगड़े जाविये और मुट्ठी में दबे कलम को देखते पूछा तो उसने चौंक कर माज को देखा। तुम्हारे पास सैफुल मलूक का पर्सनल नंबर है? ओह, तो तुम इतनी देर से मुंह के जाविये बिगाड़ कर सैफ को सोच रही थी? माज ने असद दिलचस्पी से पूछा तो परीसा ने उसे घूरा। नंबर 2 हाथ बढ़ाया। पर्सनल तो नहीं है। माज ने जेब से कार्ड निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाया। ऑफिस का है और पीए का। माज के जाते ही उसने नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम, रोज़नामा नुमाए शहर से सहाफ़ी परीसा बात कर रही हूँ। जी मैडम, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मुझे MNA साहब का ज़ाती नंबर चाहिए। माज़रत ख्वाह हूँ मैम, हमें इजाज़त नहीं है उनका नंबर देने की। परीसा ने ज़ब्त से गहरी सांस ली। हमने 1 रोज़ कबल उनका इंटरव्यू लिया था।
मुझे उनसे इसी सिलसिले में बात करनी है, आप उनसे बात कर लें, मुझे उनका नंबर चाहिए, मैं 10 मिनट तक कॉल करती हूँ। उसने खट से कॉल ड्रॉप कर दी। हैरतअंगेज़ तौर पर उसे सैफ का नंबर इस शर्त के साथ मिल चुका था कि उसे रात 12 बजे से कबल कॉल नहीं कर सकती। इस वक्त 11:50 का वक्त था जब वो लेफ़्ट राइट करती बार बार घड़ी देख रही थी, जबकि जिसे कॉल करने की इतनी बेचैनी थी वो आरामदेह सूट में मलबूस बेड पर नीमदराज किताब पढ़ रहा था। इधर घड़ियाल ने 12 बजे का अलार्म बजाया, उधर उसका सेल बजा। सैफ ने सेल स्क्रीन पर जलता बुझता नंबर देखा जो उसके पास सहाफ़ी के नाम से महफूज था। अस्सलामुअलैकुम। सैफुल मलूक बाजू मोड़कर सर के नीचे रखते चित लेट गया। परीसा बात कर रही हूँ। सैफ के सलाम का जवाब न देकर वो उसका मूड गौरत कर चुकी थी। सैफ ने दांत पीसे। मैनर्स इस लड़की को छूकर भी नहीं गुजरे, जानता हूँ। गंभीर लहजा दिलों को धड़काता हुआ था। तो बताइए मोहतरमा, रात के कॉल करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई आपको? रात के कॉल करने का आप जनाब का ऑर्डर था, उसने चबा चबा कर कहा। वजह पूछ सकती हूँ इस शर्त की? मैं आपकी तरह फारिग इंसान नहीं हूँ मोहतरमा, सैकड़ों काम होते हैं मुझे दिन के वक्त, और ये वक्त मेरा अपने लिए होता है जिसमें आप खलल डाल चुकी हैं। आपको तो मेरा ममनून होना चाहिए कि अपना ज़ाती नंबर दिया है आपको। आप ख़ुद को समझते क्या हैं? किस बात का पर इतना गुरूर है? सैफ ने स्क्रीन को घूरा। रात के मेरी सफ़ात गिनवाने के लिए कॉल की है आपने? वो संजीदा था। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो बातें इंटरव्यू के अख्ताम पर कहीं, अगर वो कल पब्लिश हो जाएं तो क्या रेपो रह जाएगी आपकी? उसकी धमकी पर सैफ के लबों को दिलकश मुस्कान छू गई। निगाहों के सामने शर्म से गुलाबी पड़ता चेहरा दर आया। मैं तो चाहता हूँ आप पब्लिश कर दें, अवाम को मालूम होना चाहिए उन्होंने किस कदर गलत शख्स को मुंतखब किया। अंदाज चिढ़ाने वाला था। आप मेरी सोच से ज़्यादा शातिर इंसान हैं। इम्प्रेसिव। सैफ ने सताइशी लहजा अपनाया। काफ़ी ज़हीन है आप, एक ही मुलाकात में इस हद तक जान लिया मुझे। वैसे ये आपके हक़ में ही बेहतर है। अब मुझे सोना है, अल्लाह निगहबान। 1 मिनट, मेरी बात नहीं पूरी हुई अभी। मेरी तारीफ़ करनी है ना मिस सहाफ़ी? वो मैं सुन चुका हूँ। शब्बा खैर, संजीदगी से कहते कॉल करते दूसरा नंबर मिलाया। तीसरी बेल पर कॉल रिसीव हो गई। रोज़नामा नवाए शहर में मेरे दिए इंटरव्यू का एक भी लफ्ज़ शाया नहीं होना चाहिए। पढ़ी? क्या बात है भला, परेशान लग रही हो? नाश्ते की मेज़ पर उसे कॉर्नफ्लेक्स में बेदिली से चमचा घुमाते देखकर सफ़ीना ने नरमी से पूछा तो उसने माँ का चेहरा देखा। वो क्या बताती कि कुछ धुंधली यादों ने उसका ज़हनी सुकून धर्म भरम कर रखा है। कुछ नाशनासा चेहरे, धुंधले अक्स उसे सोने नहीं देते। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो उससे नाराज़ नहीं हो सकती। क्या ताल्लुक़ है दोनों के बीच? वो गर्दाब में फंस चुकी थी। माँ से पूछने का मतलब उनकी नाराज़गी थी और माँ को खफा करने का सोच भी नहीं सकती थी। उन लोगों के लिए तो कतई नहीं जिन्होंने उन्हें इतनी तकलीफ़ दी थी। आप जानती हैं, चंद दिन कबल हम लोगों ने सैफुल मलूक का इंटरव्यू किया था। सफ़ीना ने चौंक कर उसे देखा। चाय का कप वापस रखते पूरी तवज्जो से बेटी को देखा। तो वो इंसान बहुत मगरूर और घुमंडी है मामा। उसके लहजे से झलकती खफगी ने सफ़ीना को कदरे पुरसुकून किया। आपको मालूम है उसने इंटरव्यू शाया होने से रुकवा दिया था। ऐसा क्या था उस इंटरव्यू में? कुछ ख़ास तो नहीं था, बस उसने रुकवा दिया। शायद मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से कैसे? सफ़ीना का दिल धड़का। कुछ कहा उसने तुम्हारे मुतल्लिक? कहेगा तो तब ना जब उसे किसी की बात से कोई फ़र्क पड़ता हो। वो तो बस अपनी सुनाता है, तुम दूर रहना उससे। परीसा को उठते देखकर सफ़ीना ने कहा तो वो मुस्कुराई। वो कोई फारिग इंसान नहीं है मामा कि किसी भी वक्त किसी से भी मिल लेगा। सॉरी मामा, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वो आज अपने ऑफिस में ही होगा और मुझे उससे मिलना भी है और उसकी खुशफहमी भी दूर करनी है। शानदार ऑफिस में शीशे की वसी मेज़ के पीछे पावर सीट पर पेन उंगलियों में घुमाते गहरे कलर की पैंट, ऑफ वाइट शर्ट, हल्की सी शेप में वो यूनानी देवताओं सा हुस्न रखने वाला जवान गैर मुरई नुक्ते पर निगाहें जमाए न जाने किन सोचे में गुम था कि मखसूस रिंग टोन पर लबों को मुस्कान छू गई। कलम मेज़ पर रखते सेल स्क्रीन पर माई प्रिंसेस जगमगाता देखकर कॉल उठा ली। अस्सलामुअलैकुम। मोहब्बत से भरपूर लहजा था। वालेकुम अस्सलाम। खानी बात कर रही हूँ, सैफुल मलूक साहब से बात करवाएं। एक अदा से कहा गया जुमला उसे हंसने पर मजबूर कर गया। जी खानी साहिबा, सैफुल मलूक बात कर रहा हूँ। ओप्स। खानी ने सर पर चबत लगाते तासुब का इजहार किया। सैफ उसके इस अंदाज पर जी भर के महसूस हुआ। कैसा है मेरा बच्चा? फ़ाइन, बट आपको बहुत मिस कर रही हूँ। उसके लहजे से उदासी झलकी। मैं भी आपको मिस कर रहा हूँ ज़िंदगी। तो आप हमसे मिलने आ जाए ना। लाड से फरमाइश की गई। शहरी चाचू बहुत तंग करते हैं, आप उन्हें डांटें। खानी ने मुंह बनाते शिकायत की। मैं आऊँगा ना तो हम चाचू की पिटाई करेंगे। वो क्यों तंग करते हैं प्रिंसेस को?
तभी ग्लास डोर धकेलते प्रीसा को अंदर आते देखकर वो एक लम्हे के लिए चुप हुआ और पिए को वापस जाने का इशारा किया। प्रीसा को एक सख्त घूरी से नवाजते बैठने का कहा। कब आएंगे आप? खानी एक्साइटेड हुई। कल इंशाल्लाह। उसने कुर्सी घुमाई। अब वो साइड पोस्ट से प्रीसा के सामने था। बाएं हाथ से पेपर वेट घुमाते वो गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। वादा करें आएंगे। सैफ खानी के अंदाज पर मुस्कुराया। गुस्सा उड़नछू हुआ था। इतनी बेएतबारी अच्छी नहीं होती प्रिंसेस। प्रीसा ने उसके लहजे से छलकती मोहब्बत और नरमी की शिद्दत महसूस करते बेसाख्ता उसका वजीह चेहरा देखा, जहाँ फैला नर्म सा तासुर भला लग रहा था। वादा आऊँगा। एक और वादा भी करें। जी बोले। अब कौन सा वादा करूँ? उसने वक्त देखा। 15 मिनट बाद उसे मीटिंग में जाना था। आप हमारी तरफ आएंगे तो मैं आपके साथ आऊँगी आपके घर, लेकिन मैं तो घर पर सिर्फ रात को होता हूँ। आप अकेले क्या करेंगी इतने बड़े घर में? कोट पहनते नरमी से कहा। प्रीसा ने हैरत से उसका अंदाज देखा जो उसे बुरी तरह नज़रअंदाज कर रहा था। समझा करें ना चाचू। खानी के राजदाना अंदाज पर वो मुस्कुराया। पर आप समझा देना ज़िंदगी। वो भी उसी के अंदाज में बोला। एक्चुअली मैं वहाँ आऊँगी तो चाची ढूंढूंगी ना। खानी की बात पर एक पल के लिए सैफ के कफ मोड़ते हाथ ठटके। निगाह बेसाख्ता सामने मोमी गुड़िया की जानिब उठी, फिर एकदम हंस दिया। जैसा आप चाहें प्रिंसेस। अभी चाचू को मीटिंग अटेंड करनी है, रात में बात करते हैं। वो कुर्सी के पीछे से निकलते प्रीसा को नज़रअंदाज करते दरवाजे की जानिब बढ़ा। तभी प्रीसा उजलत में उसके सामने आई। सैफ ने उसे घूरा। ये कौन सा तरीका है रास्ता रोकने का? और जो आप कर रहे हैं ये भी कोई तरीका नहीं मेहमान को नज़रअंदाज करना। मेहमान? सैफ ने 2 कदम पीछे हटते उसका जायज़ा लिया। सफ़ेद ट्राउज़र और मेहंदी रंग शर्ट के साथ हम रंग दुपट्टा मफलर की तरह लपेटे वो उसके सामने बच्ची लगती थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप मेहमान नहीं हैं, ज़बरदस्ती ऑफिस आई हैं। सोचें अगर स्टाफ आपके साथ मिसबिहेव करता तो। परी का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हुआ। बहुत खूबसूरत। सैफ के दिल ने चुपके से एतराफ़ किया। सॉरी मगर मुझे बात करनी थी आपसे। अपॉइंटमेंट लीजिए फिर बात करेंगे, मगर मुझे अभी बात करनी है। वो बज़िद हुई। सैफ ने अबरू सुकेरे। आप किस हक़ के तहत मुझ पर रोब जुमाने की कोशिश कर रही हैं सहाफ़ी? प्रीसा को एकदम गलती का एहसास हुआ। वो भला सैफ पर किस हक़ से रोब डाल रही थी? हटिए रास्ते से, मुझे देर हो रही है। फिर कभी सुन लूँगा आपकी बात। आप मेरी बात सुने बिना नहीं जा सकते। सैफ के बढ़ते कदम उसके दुरुस्त लहजे पर ठटके। दिमाग एकदम आउट हुआ। उन्हीं कदमों पर पलटने पर प्रीसा के दोनों बाजू अपनी जारहाना गिरफ्त में लेते करीब किया कि उनके बीच महज चंद इंच का फासला था। परी का चेहरा इस गुर्बत पर सुर्ख, जबकि धड़कनें सरपट थीं। अगर मैं चाहूँ तो ये चंद इंच की दूरी सेकंड्स में मिटा दूँ, मगर सैफुल मुलूक इतना कमज़ोर इंसान नहीं। उसकी लरसती पलकों नम पेशानी को देखते सैफ का लहजा नरम हुआ। आइंदा यूँ मेरे रूबरू मुझ पर हक मत जिताना। मैं हक जिताने पर आया तो मुश्किल हो जाएगी। उसके बाजू छोड़कर वो 2 कदम पीछे हटा। आइंदा मेरे आसपास नज़र मत आना मिस सहाफ़ी, वरना नताइज का ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँगा। सुना है महरोज़ शुजात आज अपने दोस्तों का मुँह मीठा करवा रहा है। रूमिया ने सफ़ीना के करीब बैठते मुतला किया, जिसने एक के बाद दूसरी निगाह रूमिया पर नहीं डाली थी। तुम पूछोगी नहीं वो क्यों मुँह मीठा करवा रहा है? अंदाज़ खोजता हुआ था। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उसकी खुशी गमी से? सफ़ीना ने बेनियाजी से शाने उचकाए। उसकी निगाह गैर इरादी तौर पर बाएं जानिब महरोज़ की जानिब उठी। उसका चेहरा खुशी के भरपूर एहसास से जगमगा रहा था। तुम्हारी हंसी को बर्बाद होने में बहुत कम वक्त है, जी लो ये पल। सुनो फराज। रूमिया की पुकार पर सफ़ीना ने चौंक कर उनकी जानिब देखा। महरोज़ मिठाई किस खुशी में खिला रहा है? उसके यहाँ बेबी आया है, फराज ने नरमी से बताया। बेबी? रूमिया के पुरसोच निगाहों से महरोज़ के बाद सफ़ीना को देखा। किसका बेबी होगा? मुझे क्या मालूम। उसने शाने उचकाए। होगा भांजा या भतीजा। सुनो मैं चंद दिनों तक यूँ नहीं आ सकूँगी। क्यों? खैरियत? मामू आ रहे हैं, बमा फैमिली, इसलिए। उसके वालिदैन की डेथ हो चुकी थी। वो अपने नाना के पास रहती थी जो रिटायर्ड जज थे। मैं तुम्हें मिस करूँगी सफ़ीना। रूमिया ने उसका हाथों में लिया तो वो मुस्कुरा दी। मैं इसीलिए तुम्हारे इस प्रोफेशन के ख़िलाफ़ था। वादे के मुताबिक सैफुल मलूक गाँव आया हुआ था जब कासिम ने खफगी से कहा। खानी और यावर उसके दाएं बाएं बैठे थे। मामा, बाबा, चाची, चाचू सभी मौजूद थे, जबकि वो पिछले 10 मिनट से बाप के बाद अब भाई की डांट नहायत ताबेदारी से सर झुकाए सुन रहा था। चेहरे पर नर्म सा तासुर फैला था। वो कहीं से अक्खर मगरूर इंसान नहीं लग रहा था जैसा कि वो जाना जाता था। इतने दिनों से शक्ल भी नहीं दिखाई। मैं खुद सोच रहा हूँ मुस्तफ़ी हो जाऊँ, सैफ ने संजीदगी से कहते उन्हें हैरान कर दिया। सभी की निगाहें उसकी जानिब उठी। तुम सच कह रहे हो? माहम भाभी ने बेयकीनी से पूछा। जी सच, मगर अभी 1-1.5 वर्ष नहीं। सुनो तुम उसे क्यों नहीं ढूंढते बेटा? बाबा के कहने पर सैफ ने उन्हें देखा। ढूंढा तो उन्हें जाता है जो खो जाए। वो तो मेरे सामने है। अगर मैं चाहूँ तो अगले 10 मिनट में उसे यहाँ ले आऊँ।
شاہانہ انداز میں کہتے سب کو دیکھا جو باقاعدہ اسے گھور رہے تھے۔ اب ایسے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے مصنوعی ڈرنے کی اداکاری کی۔ قاسم نے موبائل اسے کھینچ کر مارا جو سیف الملوک نے مہارت سے کیچ کر لیا۔ ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا آپ لوگ اسے یہاں لانے کے لیے اصرار کریں گے جبکہ میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں، اور ہاں، کوئی بھی مجھے فورس نہیں کرے گا۔ اگلے روز وہ آفس میں بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا۔ سامنے ایل ای ڈی پر پریس کانفرنس کی لائیو کوریج چل رہی تھی۔ والیوم میوٹ تھا۔ پی اے اندر داخل ہوئی۔ ایک نظر سیف کی مصروفیت، پھر ٹی وی کی اسکرین پر ڈالی جہاں ان کی پارٹی رکن کانفرنس کر رہی تھی۔ سر، والیوم کھول دوں؟ کیوں؟ اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ تبھی ایک جانی پہچانی آواز پر نگاہ اٹھائی جہاں وہ گاجری رنگ کی شارٹ فراک پاجامہ میں ملبوس ساری دنیا سے بیزار نظر آ رہی تھی۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے ایم این اے صاحب کوئی اعلیٰ عرفہ ہستی تو نہیں، بس ہم جیسے عام انسان ہی ہیں، تو وہ اتنے مغرور کیوں ہیں؟ اس سوال پر جہاں پارٹی رکن نے حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھا، سیف نے بھی اسکرین کو دیکھا جبکہ پی اے نے بھی پریسا کو گھور کر دیکھا۔ سر، یہ صحافی تو آپ کے پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ اس نے پھر سے اس حسین مگر روٹ سی لڑکی کو گھورا جو ان کے ڈیسنٹ سے باس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی تھی، اور جس دن میں اس کے پیچھے پڑ گیا یہ روئے گی۔ سیف نے سوچتے ہوئے پی اے کو جانے کا اشارہ کرتے سیل اٹھا کر صحافی نام پر کلک کیا۔ شاید دوسری جانب اس کی کال کا انتظار تھا۔ پہلی بیل پر کال ریسیو ہوگی۔ اوہ، ایم این اے صاحب، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ آپ مجھے کال کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر، اور اسی وقت تو رات کے 12 بھی نہیں بجے۔ سیف نے تحمل سے اس کی گفتگو سنی، پھر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اگر کہہ چکی ہیں تو میری بھی سن لیں۔ جی جی بالکل، ہم بیچارے عوام آپ ہی کی تو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آئندہ مجھے تم اس بےہودہ ڈریس میں نظر نہیں آؤ گی۔ پریسا نے سیل کان سے ہٹا کر انجمبے سے اسکرین کے بعد سر سے پاؤں تک خود کو دیکھا۔ ذہن نشین کر لو یہ بات، آئندہ اگر تم مجھے ایسے حلیے میں نظر آئیں تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ایکسکیوز می ایم این اے صاحب، ایم این اے عام عوام کے لیے ہوں اور تمہارے لیے آج کے بعد سائیں۔ کیا مطلب؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ مطلب آئندہ جب بھی بات ہوگی تم مجھے سائیں پکارو گی۔ اللہ حافظ۔ اس وقت شجاعت اللہ صاحب کی حویلی کے در و دیوار اپنے مکینوں کی طرح حیران اور ساکت تھے کہ اپنے سامنے بیٹھی فالسی رنگ کی فراک میں نازک سی خوبصورت لڑکی جس کی آنکھیں نم تھیں کو نہ سمجھنے والی کیفیت میں دیکھ رہے تھے۔ سامنے شیشے کی میز پر خاکی لفافے میں بند تصویریں تھیں جنہیں ایک کے بعد دوسری نظر نہیں دیکھا گیا تھا۔ مہروز شجاعت نے اس لڑکی کے ساتھ دھوکہ دہی کی تھی۔ شجاعت اللہ یہ ماننے سے انکاری تھے، مگر کوئی لڑکی اپنی عزت خود داؤ پر کیسے لگا سکتی ہے؟ وہ مہروز کو کال کر چکے تھے۔ وہ 10 منٹ میں پہنچنے والا تھا، اور جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہ وہاں ماں باپ کے علاوہ بھائی بھابھی اور 5-6 وجود کو دیکھ کر انہی قدموں پر تھم گیا، اور اس کا یوں تھم جانا اس کے لیے آزمائش بن گیا۔ شجاعت جھٹکے سے کھڑے ہوئے۔ مہروز کے پیچھے ہی ایک گندمی رنگت تھوڑی سی فربا لڑکی بچے کو گود میں لیے اجنبی چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مہروز، تم جانتے ہو اس لڑکی کو؟ باپ کا اشارہ سفینہ کی جانب دیکھتے اس کا سر اس بات میں ہلا تو شجاعت اللہ صاحب نے وہ تصاویر اس کے منہ پر ماری، وہ جو اس کے چہرے سے ٹکراتی قدموں میں بکھر گئیں، اور مہروز کے ساتھ شارکا کے قدموں تلے سے بھی زمین نکل گئی تھی۔ تم اس قدر گھٹیا ہو گئے، مجھے ہرگز اندازہ نہ تھا۔ میرا خون، میری تربیت اس قدر غلیظ نہیں ہو سکتی۔ بابا سائیں، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مہروز نے تڑپ کر ان کی جانب قدم بڑھائے، مگر شجاعت اللہ صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ میرا یقین کرے بابا سعید، وہ روحان سا ہوا، تمہیں شرم آنی چاہیے مہروز۔ شجاعت بیوی اور بچے کے ہوتے ہوئے ایسی نیچ حرکت کرتے ہوئے سفینہ کا چہرہ اندرونی مسرت سے جگمگا رہا تھا، مگر بیوی بیٹے کے ذکر پر چونک کر اس بے یقین کھڑی پیاری سی لڑکی کو دیکھا جس کی گود میں ننھا سا بچہ تھا۔ اف، مہروز شادی شدہ تھا؟ وہ کراہی، غلطی تم نے کی ہے اور اسے سدھارو گے بھی تم، دلاور۔ شجاعت مہروز سے کہتے بڑے بیٹے کی جانب متوجہ ہوئے۔ جی بابا سائیں۔ بیٹی سے اس کے گھر کا پتہ لو اور اس کے سرپرستوں کو لے کر یہاں آؤ، شام کو مہروز کا نکاح ہے۔ ان کے فیصلے پر وہاں موجود سبھی لوگوں پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا جبکہ سفینہ کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ ایسا کچھ ہوگا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہارون صاحب کی منت سماجت کے بعد سیف ایک بار پھر سے انٹرویو کے لیے مان گیا تھا، اور پریسا آج ہارون صاحب کی فرمائش پر لائٹ سے میک اپ اور جیولری میں عام روٹین کی نسبت بہت پیاری لگ رہی تھی، اور اس بار وہ لوگ سیف الملوک کے گھر میں موجود تھے۔ تقریباً 15 منٹ انتظار کے بعد سیف ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ وہ گرے سوٹ میں ملبوس تھا، جبکہ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ پریسا کی جانب اٹھی۔ نیوی بلو شرٹ پر سفید دھاگوں سے ہلکی سی کڑھائی تھی، کانوں میں ہم رنگ ننھے آویزے لمبے بال ہاف کیچر میں بندھے تھے۔ لائٹ میک اپ میں وہ معاذ کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کے بیچ فاصلہ موجود تھا، مگر سیف کا خون کھول اٹھا۔ السلام علیکم، سنجیدگی سے کہتے اپنی جانب متوجہ کیا تو دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے، جو ملازمہ سے معاذ کو چائے سرو کرنے کا کہہ رہا تھا۔
परीसा और मुआज़ ने बगौर उसका सख्त अंदाज देखा। मुलाज़मा मुआज़ को सर्व करके सैफ के इशारे पर निकल गई, जबकि परीसा का चेहरा तज़हीक के एहसास से सुर्ख हुआ। मुआज़ बेचारा हक्का बक्का बैठा बारी बारी दोनों को देख रहा था, पर बाहर ना जा सका। चाय पीजिए मुआज़, सैफ ने संजीदगी से कहा तो उसने बअज़्ज़त चाय ख़त्म करके कप वापस रखा। अब आप जा सकते हैं। सैफ के संजीदा अंदाज पर मुआज़ के साथ परीसा भी सुर्ख चेहरा लिए खड़ी हुई। मिस सहाफ़ी, आप नहीं जाएंगी? सैफ उठकर उसके मुकाबिल आया। मुआज़ ने हैरत, जबकि परीसा ने बेयकीनी से उसका धौंस भरा अंदाज देखा, जिसने मुआज़ का चेहरा फोकस किया हुआ था। और मेरा पैगाम अपने हारून साहब को दे देना, उसने जो मेरी बीवी को बतौर चारा मेरे सामने पेश किया है, उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। अब आप जा सकते हैं। मुआज़ को शर्त देखकर उसका लहजा इंतहाई सख्त हुआ तो मुआज़ बौखला कर भागा। ये क्या बेहुदा बात की है आपने? परीसा को चंद लम्हे लगे थे संभलने में। निकाह बेहुदा नहीं होता वाइफ, उसे जुटलाने वाले बेहुदा होते हैं। सैफ को अपनी जानिब भरते देखकर परीसा ने बौखला कर पीछे हटना चाहा, मगर सैफ ने सरत से उसकी कलाई थाम कर सामने किया। वो लड़खड़ा कर उसके मुकाबले आई। मना किया था ना, तुम आइंदा लड़कियों की तरह ड्रेसिंग करोगी, मगर तुम्हें मेरी बातें समझ में कहाँ आती हैं? परीसा का खौफ से जर्द चेहरा देखकर सैफ ने नर्म लहजा अपनाया। लेकिन खैर, अब मेरे साथ रहोगी तो सब सीख जाओगी। उसने हाथ से उसकी लट कान के पीछे की। परीसा तरफ कर मचली। डोंट टच मी, मैं नहीं मानती आपकी बात, झूठ है ये। अगर हमारा निकाह हुआ होता तो मुझे इल्म होता, नहीं रहना मुझे यहाँ। उसने नम से लहजे में कहते कलाई छुड़वाना चाहिए, मगर मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत थी। सैफ ने दूसरे हाथ से सेल निकालते चंद बटन दबाते स्क्रीन परीसा के सामने की, जिसकी निगाहें निकाहनामा पर जम गई थी। तभी सैफ के सेल पर कॉल आ गई। उसने फ़ौरन कॉल रिसीव की। अस्सलामुअलैकुम। मुसलसल मुज़ाहमत करती परीसा की कलाई मजबूती से थामते वो संजीदगी से बोला, वालेकुम सलाम चाचू, मुझे शहर आना है। खाने की फरमाइश पर वो मुस्कुराया। क्यों मेरा बच्चा? परीसा ने मुज़ाहमत तर्क करते उसे फैमिली मेम्बर से बात करते देख कर चिल्लाना चाहा, मगर वो जो पूरी तरह मुतवज्जा था फ़ौरन उसके मुँह पर हथेली जमाते आवाज़ का गला घोंटा, मैं बोर हो रही हूँ ना चाचू, आपसे मिलना है। फ़िलहाल नहीं मेरा बेटा, आप शहरी चाचू के साथ खेलो ना, और भाई के साथ। परीसा ने दांत उसकी हथेली पर गाड़े तो उसने दांतों पर दांत जमाते परीसा को घुमाकर उसका चेहरा अपने सीने में भींच लिया। मैं अभी चाचू को कॉल करता हूँ, वो आपको बाहर ले जाएंगे। थैंक्स चाचू, खानी चहकी। मोस्ट वेलकम मेरा बच्चा, मोहब्बत से कहते कॉल काटते अपनी मजबूत गिरफ्त पर नाजुक से सरापे को देखते उसका चेहरा सामने किया, जो पसीना पसीना हो रहा था। पलकें लर्ज रही थीं। तुम तो बिल्कुल जंगली हो, इतनी ज़ोर से काटते हैं। उसकी गैर होती हालत देखते कसदन लहजा नॉर्मल किया और हथेली सामने फैलाई, दांतों के निशान थे। चलो अब आराम करो। उसका चेहरा थपथपाया। मुझे जाना है, परीसा ने पलकें उठाते कपाते लहजे में कहा। यहाँ से जाने के बारे में तो सोचना भी बात। सैफ ने संजीदगी से कहते उसका मफलर की तरह लिपटा दुपट्टा उतारा। परीसा ने खौफ से उसका चेहरा देखा, जो अब दुपट्टा फैलाकर उसके सर पर ओढ़ा रहा था। देखो ऐसे दुपट्टा लेते हैं, कितनी प्यारी लग रही हो। उसने परीसा का रुख कद आदम आईने की जानिब मोड़ा, जहाँ दोनों पास खड़े मुकम्मल लग रहे थे। मुझे मामा से बात करनी है। परीसा ने फ़ौरन आईने से निगाहें हटाईं। तो कर लो ना, मैंने मना तो नहीं किया, लेकिन इस घर से बाहर निकलने की सोचना भी बात। अभी मुझे जाना है, मुलाजमा तुम्हें घर दिखा देगी। सफीना को तो रत्ती बराबर यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत उसके साथ क्या वार कर की है। महरोज़ और उसकी मज़ाहमत की परवाह किए बगैर शुजाउतुल्लाह ने उसके नाना को बुलवा कर दोनों का निकाह करवा दिया था। 3 माह गुजर चुके थे उनके निकाह को। शारका जो महरोज़ की तायाजाद कज़न थी, उससे महरोज़ ने पसंद से शादी की थी। कासिम 4 माह का हो गया था। शारका के लबों पर गोया कफल लग गया था। वो बस रोबोट की मानंद अपने अमूर सर अंजाम देती रहती, जबकि सफीना ने उसका जीना हराम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने हर तरह से हवेली वालों को जिच करने की कोशिश की, मगर वो लोग भी जाने किस मिट्टी से बने हुए थे कि कोई रद्द-ए-अमल ही ना दिखाते थे। उस रोज़ दिलावर और महरोज़ घर वापस आए तो निगाह बेसाख्ता सामने किचन से चाय लाती शारका पर पड़ी, जो अपने ही ध्यान में थी, जबकि सफीना ने नफरत से उसका चेहरा देखा, जिसे महरोज़ इतनी मोहब्बत, चाहत और आंखों में चमक लिए देखता था। ऐसा भी क्या था उस आम से चेहरे में? वो जारहाना शारका की तरफ बढ़ी। महरोज़ उसका इरादा भांपते तेज़ कदमों से उसकी जानिब बढ़ा, मगर सफीना ने जानबूझकर हाथ मारते चाय की ट्रे गिराई, जो शारका के हाथ पाँव झुलसा गई। शारका, महरोज़ ने सफीना को धकेलते शारका का तकलीफ़ की शिद्दत से सुर्ख चेहरा हाथों में लिया। महरोज़ ने मुलाजमा को फ़र्स्ट एड बॉक्स लाने का कहा, शारका को बिठाया, जबकि सफीना नफरत बड़ी निगाह इन तीनों पर डालती पाँव पटकती कमरे में चली गई। क्या मसला है तुम्हारे साथ? खाना क्यों नहीं खा रही तुम? सैफ जारहाना अंदाज में दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ, जहाँ वो कल से भूखी प्यासी पड़ी थी। मुलाजमा के बताने पर उसका चेहरा सुर्ख हुआ था।
परीसा उसकी आवाज़ सुनते ही झटके से सीधी हुई, शदीद गिरियाजारी से सुर्ख सूजी आंखों, बिखरे बाल। सैफ को बेसाख्ता तरस आया, मगर हमदर्दी जिताने का मतलब था, आ बैल मुझे मार। मैं नहीं मानती इस निकाह को। परीसा उसके मुकाबिल खड़ी हुई। तो ठीक है, कल दोबारा निकाह परवा लेते हैं। सैफ मुतमईन अंदाज में बोला, मुझे नहीं रहना आपके साथ। उसने बेदर्दी से चेहरा रगड़ा। रहना तो पड़ेगा, हंसकर या रोकर तुम्हारी मर्जी है। सैफ ने बेनियाजी से शाने उचकाए। सैफ प्लीज़। वो मुलतजी हुई तो उसने लब भिंचे। उसकी हालत देखी। मुझे मामा के पास जाना है, वो नाराज़ है मुझसे, बात भी नहीं कर रही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सैफ ने नरमी और मोहब्बत से उसका चेहरा हाथों के प्याले में समेटा। देखो साहबी, तुम ऐसे कमज़ोर लोगों की तरह रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम पर तुम्हारा पुराना अंदाज अच्छा लगता है। अच्छी नहीं लगती तो जाने देना मुझे यहाँ से, नम लहजे में कहते सैफ के हाथों में हाथ रखे। अंदाज इस कदर मासूमाना था कि सैफ ने बेसाख्ता झुकते उसकी पेशानी चूमी। परीसा उसकी हरकत पर सटपटा कर पीछे हटी। चेहरा हया से गुलाल हुआ। आइंदा जब भी रोगी तो ऐसा ही होगा। फैसला तुम्हारा है, चाहो तो डट कर मुकाबला करो या रोकर मुझे करीब आने का मौका दो। सैफ 2 कदम उसकी जानिब बढ़ा। मैं नहीं डरती आपसे। गुड, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम डरो मत। अब जल्दी से फ्रेश हो, फिर खाना खाते हैं, भूख लग रही है। नरमी से गाल थपथपाया। मैं बता रही हूँ आपको, भाग जाऊँगी मैं यहाँ से। परीसा की बचकाना धमकी पर सैफ ने मुस्कुराहट दबाई। इजाज़त है, अगर भाग सकती हो तो भाग जाना। रियली? परीसा ने हैरत बेयकीनी से उसका चेहरा देखा, जो सर खम करते पीछे हट गया था। तुम्हें अंदाज़ा भी है क्या किया है तुमने? शारिका को दुआएं देते महरोज़ जारहाना अंदाज में दरवाज़ा धकेलते अंदर दाखिल होकर धाड़ा। सफीना जो औंधे मुँह बेड पर लेटी थी, झटके से सीधी हुई। महरोज़ का वजीह चेहरा ज़ब्त से सुर्ख था। क्या किया है मैंने? महरोज़ ने आगे बढ़कर उसके बाजू से दबोचते सामने खड़ा किया। इतनी मासूम हो ना तुम, जिसे अंदाज़ा ही नहीं कि आखिर उसने किया क्या है। मासूम तो मैं हरगिज़ नहीं हूँ महरोज़ शुजात। उसने हाथ झटकते इस्तहज़ाइया अंदाज में कहा। मासूम फरिश्ता तो वो तुम्हारी शारका बीबी है, जिसके तुम दीवाने हो। शट अप, नाम मत लो उसका। महरोज़ चिल्लाया। क्यों ना लूँ? सफीना भी दो बदू चिल्लाई। वही घटिया लड़की है ना जिसकी वजह से मुझे इग्नोर करते हो। अपने गिरहबान में झांको और ईमानदारी से फैसला करो सफीना कि दरअसल घटिया कौन है। घटिया तुम हो महरोज़, और तुम्हारी वो चहीती मासूम फरिश्ता। उनके झगड़े की आवाज़ बाहर तक जा रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। महरोज़ ने आगे को बढ़ते दरवाज़ा खोला। महरोज़, बाबा साई बुला रहे हैं। दरवाजे की चौखट में खड़ी भाभी ने एक नफरत भरी कुटीली निगाह उस खूबसूरत चुड़ैल पर डाली। महरोज़, तुम क्या चाहते हो? शुजात के सवाल पर उसने लब भिंचे, मगर बोला कुछ नहीं। हमारी तरफ से इजाज़त है, तुम इस लड़की को रखना चाहो या छोड़ना तुम्हारी मर्जी है। महरोज़ ने बेसाख्ता उनका चेहरा देखा। मुझे अव्वल रोज़ से तुम पर एतबार था। महरोज़ ने बेयकीनी से उनका चेहरा देखा, मगर मुझसे इस लड़की को परखने में भूल हो गई। वो बेटी है, घर चल कर आई तो मुझे लगा शायद उसे तुमसे मोहब्बत है, इसलिए अपनी इज्जत दाव पर लगाई। मगर ये तो अब मालूम हुआ कि ये तो ज़िद और अना का खेल था। तुम आज़ाद हो फैसले में, हमारी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं होगा। उस रोज़ फरागत के बायस सैफ गाँव जाने की तैयारी कर रहा था, जहाँ सब उससे परीसा के मुतालिक जानने के लिए बेताब थे, जबकि उसने सख्ती से सबको मना कर रखा था यहाँ आने से। सफ़ेद कल्फ लगे शलवार सूट, कलाई पर बेशकीमत घड़ी, हल्की सी शेव में हमेशा की तरह वो बहुत वजीह लग रहा था। क्लोन स्प्रे करते, गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाते उसने सरसरी निगाह एलईडी पर डाली, जहाँ पूरे घर की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। बहुत दिलचस्प एक मंजर देखते उसके लबों से बेसाख्ता निकला तो फुर्सत से सोफे पर बैठे, सोफे की बैग पर कोहनी टिकाते, शहादत की उंगली होंठों पर जमाए, अजहर दिलचस्पी से परीसा को चोरों की तरह दबे कदमों अपने कमरे से निकलते देखा। लबों को दिलकश मुस्कान छुई। ये क्या करने जा रही है? परीसा अब इधर उधर देखते ऊपर जा रही थी। सैफ की निगाहें उसके साथ सफ़र कर रही थी। अब वो छत पर पहुंचकर पाइप का जायज़ा ले रही थी। ओह! सैफ पे साख्ता हंसा। मुहतरमा फरार होने की कोशिश में है। सफ़ेद चिकन ट्राउज़र के साथ सुर्ख लंबी कमीज़, बालों का रफ सा जूरा, दुपट्टा शानों से गुजार कर कमर पर बांधा हुआ था। बेवकूफ़ लड़की, जहाँ से कोशिश कर रही हो सीधा लॉन में उतरोगी। सैफ ने मुस्कुराते हुए सर झटका, तभी उसकी मुस्कुराहट सिमटी। वो बौखलाकर खड़ा हुआ। परीसा की गिरफ्त पाइप पर छूट रही थी। सैफ तेज़ी से बाहर भागा, लेकिन जब तक वो बाहर निकला परीसा लॉन में धप से गिर चुकी थी। न जाने कहाँ चोट लगी थी उसे कि आंसू तसलसल से बह रहे थे। एक पल के लिए सैफ के दिल को कुछ हुआ, लेकिन फिर नॉर्मल हो गया। चलो अच्छा है, आइंदा के लिए सबक मिल गया। क्योंकि मजबूत कदम उठाता उसके पास पहुंचा। वो पाँव को देखते रोई जा रही थी। सैफ पंजों के बल सामने बैठा। सो सैड परीसा। सैफ मलूक ने मसनूई तासुफ का इजहार किया तो परीसा ने नम आंखों से उसका वजीह चेहरा देखा, फिर फौरी निगाह हटाई। वो लग ही इतना दिलकश रहा था। भागने की अच्छी कोशिश थी, मगर बैड लक।
मगर कोई बात नहीं, अगली बार शायद कामयाब हो जाओ। परीसा ने आंखें रगड़ते शिकवा कुना निगाहों से देखा, जो उसकी तकलीफ़ का पूछने की बजाय घुटनों पर कोहनियाँ टिकाए पंजों के बल बैठा उसे जिद कर रहा था। तकलीफ़ से मेरी जान निकल रही है और आपको मजाक सूझ रहा है? चेहरा रगड़ते नरूठेपन से कहा तो सैफ ने मुस्कुराहट छुपाई। तुम एक नालायक लड़की हो जिसे तंज और मजाक में फ़र्क भी नहीं मालूम। यार मैं तंज कर रहा हूँ, उसने मुस्नी तासुब से कहते सर झटका। मेरा पाँव टूट गया है, परीसा ने खुद ही बताया। तो मुझे क्यों बता रही हो? मैंने तो नहीं कहा था स्टंट करो। वो दिल की दुहाई नज़रअंदाज करता उसे डपट कर खड़ा हुआ। आपको मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा? उसकी मासूमियत ने सैफुल मलूक का दिल लूट लिया। मेरी तकलीफ़, मेरे आंसू असरअंदाज नहीं होते आप पर? सैफ फिर से उसके मुकाबिल बैठा। अगर मैं कहूँ कि इस वक्त मुझ पर तुम्हारे आंसुओं और तकलीफ़ का कोई असर नहीं हो रहा तो? प्रीसा ने शिकवा निगाहों से उस बेहिस को देखा। सैफ मुस्कुराया, फिर चंद लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद फिर से गोया हुआ। अगर मैं कहूँ मुझे तुम्हारे आंसुओं से फ़र्क नहीं पड़ता तो ये झूठ होगा। प्रीसा ने झटके से सर उठाते उसे देखा, जिसने दिल पर हाथ रखते सर खम किया था। वो मर्द ही क्या जो औरत के आंसुओं से ना पिघले। उसके जुमले ने प्रीसा का चेहरा जर्द से सुर्ख कर दिया। सैफ ने दिलचस्पी से उसका रंग बदलता चेहरा देखा। चले? सैफ ने हाथ उसके सामने फैलाया। कहाँ? प्रीसा ने नासमझी से उसकी फैली हथेली को देखा। अंदर चलते हैं ना, फिर डॉक्टर को कॉल करता हूँ। सैफ संजीदा था। आप मुलाजमा को बुला दें प्लीज़, मेरे पाँव में बहुत दर्द है। आंखें फिर से नरम हुई। मुलाजमा पेन किलर है क्या? सैफ ने जिस कदर हैरत से पूछा वो प्रीसा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। नहीं, मगर वो मुझे सहारा देकर अंदर ले जाएगी ना। सैफ ने उसकी बात पर घूरा। मुझे ऐसे नखरे बिल्कुल नहीं पसंद। पर ये सैफुल मलूक साहब प्रीसा सैफुल मलूक साहिबा झुककर नरमी से उसे बाजुओं में भरते अंदाज इस्तेहकाक से भरपूर था। मुझे तलाक चाहिए। महरोज़ थके कदमों अंदर दाखिल हुआ तो सफ़ीना बाजू सीने पर लपेटे उसके सामने आई। उसने नासमझी से इस लड़की को देखा जिसने अपने साथ महरोज़ की ज़िंदगी को भी तमाशा बना दिया था। किस कदर आसानी से वो तलाक का मुतालबा कर रही थी। मिस्टर महरोज़ शुजात, मुझे तलाक चाहिए। वजह? महरोज़ ने जब से गहरी सांस लेते तहम्मुल से पूछा। क्योंकि मुझे इस घुटनज़दा माहौल से वहशत होती है। मत भूलो, ये वहशतज़दा माहौल तुम्हें तुम्हारे ही करतूतों के बायस मिला है। भूल जाओ कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तलाक तो तुम्हें देनी ही होगी। वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराई। क्योंकि मुझे तुम में रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं, तुम सिर्फ मेरी ज़िद थे। महरोज़ का चेहरा अहानत के एहसास से सुर्ख हुआ। वैसे भी तुम्हारी चहेती बीवी है तो सही, तुम्हारे पास क्या तुम्हारी गैरत ये गवारा करती है कि ऐसी लड़की से रिश्ता निभाओ जिसे तुम्हारी सूरत से भी कराहियत आती है? तुम सामान पैक करो, शाम में लाला जा रहे हैं, तुम्हें छोड़ देंगे। तलाकनामा बहुत जल्द मिल जाएगा तुम्हें। वॉशरूम रूम की जानिब भरते महरोज़ ने आम से अंदाज में कहते सफ़ीना पर सख्ता तारी कर दिया। उसने बेचैनी से महरोज़ की पुश्त देखी। रेली, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? महरोज़ उसके रूबरू हुआ। मैं भी तुम्हारी मोहब्बत में मजनू नहीं बना कर छोड़ ना सकूँ। मैं तो बस अपने ज़मीर को मुतमईन करना चाहता था। तुम्हारा शुक्रिया इस एहसान के लिए कि मेरे ज़मीर को सुरखरू कर दिया, वरना शायद पूरी ज़िंदगी अपनी बीवी को छोड़ने का पछतावा रहता। महरोज़ के सर्द अल्फाज किसी तमाचे की तरह सफ़ीना के मुंह पर लगे थे। साहब, सफ़ीना साहिब आई हैं। सैफ अपने कमरे में था जब इंटरकॉम पर इतला दी गई। भेज दो। संजीदगी से वो रूम से निकला। वो इस वक्त सफ़ेद शलवार और सियाह कुर्ते में मलबूस था। हाथ से बाल संवारते सामने रूम के दरवाजे पर दस्तक देते अंदर दाखिल हुआ। प्रीसा ने बेसाख्ता आने वाले को देखा। सुए इत्तफाक उसने भी सफ़ेद ट्राउज़र के साथ सियाह एयरलाइन शर्ट पहनी हुई थी। 15 मिनट तक ड्राइंग रूम में आ जाना कहते हुए पलट गया और अगले पल वो सलाम करते ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। सफ़ीना ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। ऊंचा लंबा वजीह नौजवान। एक लम्हे के लिए उन्हें बेटी के नसीब पर रश्क आया, लेकिन फिर महरोज़ के अल्फाज ने उनके तासुरात को सर्द कर दिया। बैठिए प्लीज़, सैफ ने संजीदगी से कहते मुलाजमा को उन्हें चाय देने का कहा, मगर सफ़ीना के हाथ उठाते मना कर दिया। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। उनका अंदाज ही तकमीज़ था। सैफ ने मुठ्ठियाँ भींच कर जब्त करते मुलाजमा को जाने का इशारा किया। ममा, तभी खुशी से भरपूर चहकार पर सैफ और सफ़ीना मतवजा हुए। परी भागती हुई माँ से लिपटी। सफ़ीना ने बेसाख्ता उसकी पेशानी चूमी। सैफ ने एक के बाद दूसरी निगाह उन पर नहीं डाली थी। कैसी है मेरी बेटी? सफ़ीना ने उसके बाल से हिलाते नरमी से पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं ममा? उसने मोहब्बत से माँ के हाथ चूमे। तुम्हें मेरी याद नहीं आती? सफ़ीना ने शिकवा किया। बहुत आती है मामा। तो फिर चलो मामा के साथ। सैफ मुठ्ठियाँ भींचते झटके से खड़ा हुआ। माँ बेटी ने चौंक कर उसके अंदाज देखा। चाय वगैरह तो आप लेंगी नहीं और बेटी से आप मुल चुकी हैं और मेरे पास भी वक्त नहीं है, सो आप जा सकती हैं। सफ़ीना का चेहरा अहानत के एहसास से, जबकि परीसा का गुस्से से सुर्ख हुआ। आप मेरी मामा के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। ये मेरा घर है परीसा। सैफुल मलूक साहिबा, आप जा सकती हैं। परीसा को जवाब देते वो फिर से सफ़ीना की जानिब
मतवजा हुआ। वो जो तेज़ कदमों से बाहर निकली थी। सैफ ने उनके पीछे जाती प्रीसा की कलाई थामी। अगर तुमने एक कदम ही बाहर निकाला तो फिर बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा, हफ्की से कहता वो बाहर आया जहाँ सफ़ीना गाड़ी में बैठ रही थी। 1 मिनट, सफ़ीना ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। मज़ीद भी कुछ रह गया है कहने को? उन्होंने दांत पीसे। मैंने बहुत इज्जत दी आपको, मगर आपने क्या किया? सैफ का लहजा चुपता हुआ था। मेरे घर में बैठकर रिस्क की बेइज्जती की और मेरी बीवी को वरगला रही थी आप। संजीदगी से गार्ड्स को करीब आने का इशारा किया। यस सर। वो मुअद्दब से करीब आए। सैफ एक संजीदा नज़र सफ़ीना पर डालते गार्ड से बोला, आज के बाद बिना मेरी इजाज़त कोई भी इंसान घर में दाखिल ना हो और ना ही कोई बाहर जाए, ख्वाह वो मेरी बीवी ही क्यों ना हो। अगर जाना चाहे तो शूट कर देना। सफ़ीना ने हक्का बक्का होकर उस सरफिरे को देखा। वो तो हूबहू अपने चचा पर गया था। उसके इशारे पर गार्ड सर खम करते पलट गए। आप उन्हें कैसे यूँ जाने का कह सकते हैं? वो मेरी मामा है। वो वापस अंदर आया तो वो गुस्से में भरी प्रीसा फट पड़ी। मामा है तो मामा की तरह ही बिहेव करे ना। वो उसे साइड पर करते कमरे में दाखिल हुआ। आप तो कहीं जाने वाले थे, यही बहाना बनाया था। आप कमरे में क्यों जा रहे हैं? प्रीसा दांत पीसते उनके पीछे कमरे में दाखिल हुई। सैफ ड्रेसिंग रूम में चला गया। बाहर आया तो 3 पीस में मलबूस था। बाल बनाते वो परी की गुस्सीली निगाहों को यकसर नज़रअंदाज कर रहा था। मैं कुछ पूछ रही हूँ। प्रीसा उसके सामने आई। सैफ ने इत्मीनान से कलाई पर घड़ी बांधते बीवी का फूला हुआ चेहरा देखा। प्रीसा सैफुल मलूक साहिबा, मैं ना तो झूठ बोलता हूँ और ना ही बहाने बनाता हूँ। जो करना होता है वो डंके की चोट पर करता हूँ। अगर आपको ये गलतफहमी है कि मैंने आपकी डियर मामा को बहाने से भेजा है तो आप गलत हैं। मुझे वाकई कहीं जाना था और अकेला तुम्हें उनके पास छोड़ने का रिस्क मैं लेना नहीं चाहता। और हाँ, आज के बाद ना तुम उनसे मिलोगी ना ही बात करोगी। और हाँ, बाहर जाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं गार्ड्स को इजाज़त दे चुका हूँ। वो बिना पूछे शूट करने के पाबंद हैं। प्रीसा जो इंतहाई गुस्से से सैफ की बातें सुन रही थी, आखिरी बात पर बेसाख्ता हंस पड़ी। और रियली, आपने मुझे शूट करने के ऑर्डर्स दिए हैं? वाह। सैफ ने उसके नॉन सीरियस अंदाज पर सर झटका। ये लड़की उसे अभी तक नहीं समझी थी। तो फिर तो मैं ज़रूर जाऊँगी। मैं सीरियस हूँ मिसेस सैफ। मैं गार्ड्स को ऑर्डर दे चुका हूँ। आप बाहर जाने की कोशिश मत कीजिएगा। सैफ संजीदगी से कहते बाहर निकल गया, जबकि प्रीसा ने नाक से मक्खी उड़ाई। वो भला कैसे उसे शूट करने के ऑर्डर दे सकता है? सफ़ीना को हवेली से आने के बाद खुशखबरी मिली थी। वो अपने बच्चे पर हवेली वालों की परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहती थी, इसीलिए मामू के पास कनाडा चली गई, जहाँ प्रीसा की विलादत हुई। और हर माँ की तरह सफ़ीना को भी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत थी। नाना और मामू के बारहा कहने के बावजूद वो दूसरी शादी के लिए नहीं मानी। प्रीसा 3 वर्ष की थी जब वो लोग पाकिस्तान लौट आए। महरोज़ को भी बेटी की पैदाइश की खबर हो चुकी थी। वो इस नन्ही सी परी से मिलने को बेताब थे। प्रीसा 3.5 वर्ष की थी। उसका स्कूल में एडमिशन हो चुका था जब महरोज़ एक रोज़ उसके स्कूल चले आए। पिछले चंद रोज़ से सैफुल मलूक मसरूफियत के बाइस काफ़ी ताख़ीर से घर आता था। परीसा को कितने दिन हो गए थे उससे बात किए। इस वक्त शाम ढल रही थी। दोपहर से अब तक परी उसे 20 कॉल्स कर चुकी थी। टेरेस से घर के लॉन का जायज़ा लेते उसने फिर से सैफ का नंबर बुलाया। क्या मसला है यार, क्यों बार बार तंग कर रही हो? पहली बेल पर कॉल रिसीव करते सैफ ने बड़े ज़ब्त से पूछा तो वो मुस्कुराई। जानती हो फारिग नहीं बैठा हुआ मैं। कोई काम है तो बताओ, वरना दोबारा कॉल की तो बालकोनी से नीचे फेंक दूंगा। कब आएंगे? आ रहा हूँ भाई, 5 मिनट में घर होऊंगा। तो प्लीज़ अगले सेकंड कॉल मत कर देना। मैं पहले ही बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ। जब्त मत आजमाया करो मेरा। ओके, अब घर पर बात होगी। सूरज अंदाज अपनाते कॉल काटी, क्योंकि एहसास था कि वो सैफ का वाकई जब्त आजमा चुकी है। वो अजलत सीढ़ियाँ उतरते बाहर आई, सियाह पजामा के साथ, सुर्ख और मेहंदी रंग की ए लाइन शर्ट, पाँव में नाजुक सी सैंडल और बड़ा सा दुपट्टा, बालों की सादा सी चोटी गूंधी हुई थी। तो सैफुल मलूक ने मुझे शूट करने का हुक्म दिया है। उसने रुककर मोबाइल थोड़ी सी लगाते सोचा, फिर मुस्कुरा दी। ठीक है, देख लेते हैं। पड़ी भाग कर पोर्च में गाड़ी तक पहुंची। तभी लैंड क्रूज़र देव हैकल गेट अबूर करती पोर्च में रुकी। पीछे गार्ड्स की जीप थी। तभी सेल स्क्रीन से निगाह उठाते सैफ की निगाह बैक मिरर की जानिब उठी, जहां उसने शिफॉन के दुपट्टे की झलक देखी। सर झटक कर मुस्कुराहट जब्त की, फिर बाहर निकल कर दानिस्ता मोबाइल देखने लगा। प्रीसा गाड़ी की ओर से होते खुले गेट की जानिब बढ़ रही थी। तो फरार की कोशिश कर रही हैं मोहतरमा? सैफ महसूस हुआ वो गेट से चंद कदमों के फासले पर थी। सैफुल मलूक के जहन में झमाका हुआ। मुस्कुराहट सिमटी और शर्ट और दीवाना वार पड़ी की जानिब लपका। इससे कबल के वो गेट की दहलीज पर कदम रखती, सैफ ने उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया। तभी फ़ज़ा गोलियों की तरतराहट से गूंज उठी। दोनों अनबैलेंस होकर मार्बल के फर्श पर गिरे थे। सैफ से 3 पीस सूट में चारों शाने शित था और पड़ी उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे खौफ से लड़ती उसके ऊपर थी। गार्ड्स ने मुस्कुराहट दबाती निगाहों के साथ सर झुकाए रुख मोड़ लिए। सैफ को चंद लम्हे लगे हवास बहाल करने में। गार्ड्स के रुख मोड़ने पर अपनी पोजीशन का एहसास हुआ
तो नरमी से परी को हटाते उठा और उसे अपने बाजुओं के हिसार में लेते अंदर चलाया। तुम ठीक हो बड़ी? कमरे में आकर उसके कांपते वजूद को देखते नरमी से पूछा। उसकी हालत बहुत ख़राब थी और हालत तो खुद सैफ की भी ख़राब थी। अगर वो थोड़ा लेट पहुंचता, उससे आगे सोचना महाल था। लो पानी पियो। प्रीसा के करीब बैठते नरमी से पानी दिया। वो गटागट पी गई। सैफ को खुद पर गुस्सा आया। आपने वाकई मुझे मारने के लिए कहा था? खौफ से जर्द चेहरे के साथ आंखों में नमी लिए प्रीसा ने दिल गिरफ्तगी से पूछा। तो सैफ ने बेसाख्ता उसे सीने से लगा लिया। वो लोग मुझे मार देंगे ना? सॉरी, सैफ ने उसका चेहरा सामने किया। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, रिलैक्स। अगर आप ना आते तो? क्यों नहीं आता? सैफ तो प्रीसा की परछाई है, वो भला कैसे नहीं आता? नरमी से उसके बाल से मिटे। तुम पुरसुकून होकर लेट जाओ, मैं अभी आता हूँ। प्लीज़ मत जाएं, प्रीसा ने उसका हाथ पकड़ते मुल्तजी लहजे में कहा। मैं कहीं नहीं जा रहा, 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। तुम रिलैक्स रहो। वो उसका सर थपथपाते सुर्ख चेहरा लिए गार्ड्स के सर पर पहुँचा। ये क्या हरकत थी? अंदाज़ा है तुम लोगों को अगर मैं एक लम्हा ताख़ीर कर देता था तो क्या हो जाता? सैफ का बस नहीं चलता था। वो सबको लाइन में खड़ा करके गोलियों से छलनी कर देता था। सॉरी सर। मुअद्दब अंदाज में हाथ बंधे सर झुकाए गार्ड्स की माजरत पर उसने खा जाने वाली निगाहों से उन्हें घूरा। सर, आपका हुक्म था और हम तो हुक्म के गुलाम हैं। हुक्म के गुलाम? सैफ ने दांत पीसे। कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है। अगर मैं कहूँगा मुझे शूट कर दो तो कर दोगे? नो सर। नो सर के कुछ लगते। जिसे शूट करने लगे थे वो भी मेरी ही ज़ात का हिस्सा है। अगर मैं जिस बात में कोई फजूल बात कहूँ तो बेवकूफ़ों की तरह मुंह उठाकर तकमील करने मत खड़े हो जाया करो। खफगी से कहते वो लंबे लंबे डग बढ़ता वहाँ से चला गया। सॉरी सर, मगर आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं रोज़ परी के स्कूल प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा था जब तकरीबन उसके हम उम्र साहब ने शाइस्तगी से कहा। ऐसा ही है, मगर मैं परी का फादर हूँ। उसने जेब से निकाहनामा निकाल कर सामने रखा। हमारी सेपरेशन हो चुकी है। मेरी बेटी पिछले 3.5 सालों से अपने नन्हे में है और मुझे उससे मिलना है। वादा करता हूँ इसे 2-3 घंटे बाद मैं स्कूल वापस छोड़ जाऊँगा। उसके दादा दादी मिलना चाहते हैं इससे, लेकिन सर ये मुश्किल है। मैम सफ़ीना ने सख्ती से मना कर रखा है। प्रिंसिपल का अंदाज मुआज़रत खाना था। वो मेरी भी बेटी है। महरोज़ का चेहरा सुर्ख हुआ। अगर चाहूँ तो 1 मिनट में भी अपनी बेटी को इसके पास न रहने दूँ, लेकिन मैं इतनी छोटी बच्ची को माँ से अलग नहीं करना चाहता। नंबर बताइए मैडम का, मैं खुद बात करता हूँ। प्रिंसिपल ने नंबर बताया तो महरोज़ ने डायल करते सेल कॉन से लगाया। महरोज़ शुजात बात कर रहा हूँ। दूसरी बेल पर कॉल रिसीव हो गई थी। हेलो के जवाब में उसने सपाट लहजे में तारुफ करवाया तो दूसरी जानब चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। लंबी जोड़ी बात नहीं करूँगा, सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की है कि मैं इस वक्त अपनी बेटी के स्कूल उससे मिलने आया हूँ। सफ़ीना ने दहल कर सीने पर हाथ रखा। मैं उसे घर ले जाना चाहता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। सफ़ीना का लहजा कपकपाया। बाप हूँ मैं, ऐसा कर सकता हूँ। दुनिया की कोई अदालत मुझे अपने बच्चे से मिलने से नहीं रोक सकती। जल्दी फैसला करो। अभी चंद घंटों के लिए जाने दो इसे मेरे साथ, यहाँ हमेशा के लिए। पहले वादा करें आज के बाद दोबारा इससे नहीं मिलेंगे। मेरा ख्याल है दूसरा ऑप्शन पसंद है तुम्हें। महरोज़ ने चबा चबा कर कहा। नहीं प्लीज़। ज़िंदगी में शायद ये पहला मौका था जब सफ़ीना अयान यूँ बेबस हुई थी, वो भी अपनी मताए हयात के लिए। बेटी ही तो कुल कायनात थी उसकी। आप ले जाएं इसे साथ चंद घंटों के लिए, लेकिन प्लीज़ इसे मत छीनिएगा मुझसे। आपके पास तो कासिम है, शहरी है, लेकिन परी तो नहीं है। महरोज़ ने हसरत बड़े लहजे में कहा। आपके पास तो अपनी मोहब्बत है, 2 बेटे हैं, मगर मेरे पास सिर्फ परीसा है। इसे मुझसे अलग मत करें, आपको अल्लाह का वास्ता। महरोज़ ने सख्ती से लब दांतों तले दबाते लहू रंग आंखों से प्रिंसिपल की जानिब देखा, जो चपरासी से परीसा महरोज़ को बुलाने का कह रहा था। अब कैसी तबीयत है? पिछले चंद रोज़ से परीसा को बुखार था और सैफ 2 रोज़ बाद उसके कमरे में आया था। ट्राउज़र के साथ गोल गले की सुर्ख टी शर्ट बालों के हाथों से संवारते वो उसके सामने था। न परीसा ने एक के बाद दूसरी निगाह उस पर नहीं डाली थी। नाराज़ हो? ड्रेसिंग टेबल के सामने स्टूल पर बैठते परीसा का झुका चेहरा देखा। लाइट पर्पल सूट में बुलबूस वो उसे नज़रअंदाज करते मैगज़ीन के सफ़ात उलट पुलट कर रही थी। मेरे पास ऐसा कोई हक़ नहीं कि किसी से नाराज़ होती फिरूँ। मैं किसी की नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ। सैफ ने उसके मुकाबिल बैठते मैगज़ीन लिया। आपका शुमार भी किसी में ही होता है। दांत पीसते मैगज़ीन छीना चाहा, मगर मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत थी। सैफ ने दिलचस्पी से उसका खफा चेहरा देखा। अच्छा, उसने मुस्नुई दुख से कहते गिरफ्त ढीली की। मैं किसी में शुमार होता हूँ, जबकि मैं तो तुम्हें बीवी और ख़ुद को तुम्हारा शोहर समझता हूँ। शोहर बीवी? परीसा ने दांत पीसते मैगज़ीन उसे दे मारा। जंगली बिल्ली। सैफ कराहा। जालिम लड़की मार दिया, लेकिन परी उसकी अदाकारी से कतई मुतासिर नहीं थी। ऐसे होते हैं शोहर। पिछले हफ्ते से बुखार में फुनक रही हूँ और आपने एक बार भी नहीं पूछा। रत्ती बराबर परवाह नहीं मेरी, और दावा है शोहर होने का। सैफ इस शिकवे पर संजीदा हुआ। मुझसे इतने शिकवे पाल कर तुम अपना कसूर छुपा नहीं सकती। मेरा कसूर? मैंने क्या किया है? मैं बीवी मानता हूँ
तुम्हें, मगर तुम मुझे शोहर तस्लीम नहीं करती। परी ने बेयकीनी से देखा। ये मैंने कब कहा? जब तुम निकाह को ही नहीं मानती तो मुझे बहैसियत शोहर कैसे कबूल कर सकती हो? सैफ को एकदम गुस्सा आया। जाना चाहती हो मैं क्यों नहीं आ रहा था तुम्हें पूछने? क्योंकि तुम निकाह को नहीं मानती। मुझे एहसास होता था मैं किसी गैर के पास जा रहा हूँ, इसलिए नहीं आता था। प्रीसा हक्का बक्का बैठी उस अजीब इंसान को देख रही थी। वो किन बातों को ज़हनो दिल में दबाए बैठा था। हैरत पर गुस्सा गालिब आया तो उसने सैफ का गिरेबान पकड़कर झटका। अगर मैं निकाह को ना मानती होती तो आज यहाँ लावारसों की तरह आपके दर पर न पड़ी होती। अगर ये रिश्ता नामंजूर होता तो हर बार आपकी मौजूदगी में फ़रार होने का ड्रामा न करती। या मैं इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ आपको, जिसे घर में आपकी मौजूदगी का एहसास नहीं? क्या मैं नहीं जानती आपके सेल और लैपटॉप हर घर की आपके सेल और लैपटॉप पर घर की लाइव कवरेज देखी जाती है? कभी सोचा है इन सब बातों के बारे में? वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाते फूट फूट कर रो पड़ी। सैफ पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराया, फिर उसके हाथ थामे। नहीं रहना मुझे यहाँ, चली जाऊंगी। आइंदा ऐसी बात की तो जान निकाल दूंगा, सैफ ने खफगी से कहते उसके आंसू हथेलियों में समेटे। बहुत तवील कही दास्तान दिल, लेकिन बस एक शख्स है लबालब यानी तू। बस एक शख्स है लबे लुबाब यानी तू। महरोज परीसा को हवेली लेकर आया तो उसे हाथों हाथ लिया गया। वो गोल मटोल बहुत प्यारी बच्ची थी जो टकर टकर सबकी सूरतें देख रही थी। महरोज की निगाहें हमा वक्त चेहरे का तवाफ कर रही थीं। कासिम मोहब्बत से भी उसके कभी हाथ चूमता तो कभी पेशानी। शहरियार 1 माह का था जबकि दिलावर भाई का इकलौता बेटा सैफ 6.5 बरस का था। वो भी इश्तियाक से उस गुड़िया को देख रहा था जो कासिम की दी चॉकलेट खा रही थी। महरोज क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? शजातुल्लाह साहब ने उसका बुझा बुझा चेहरा देखा तो उसने खाली खाली निगाहों से बाप की जानिब देखा। फिर आहिस्तगी से सफीना की शर्त और कसम बताई। दिमाग ख़राब है उसका, वो इतनी सफाक कैसे हो सकती है? नौरीन भाभी को भी गुस्सा आया। हम नहीं जाने देंगे अपनी बच्ची को। नौरीन ने परीसा को सीने से लगाकर भींच लिया तो सैफ उठकर माँ के पास आया। मम्मा, ये हमारे पास रहेगी ना? ये हमारी गुड़िया है। मैंने अल्लाह से कहा था वो हमारे घर नन्ही बहना भेज दें, और देखें उन्होंने भेज दी, उसने मासूमियत से कहते कासिम के अंदाज में परीसा का नन्हा सा हाथ चूमा। सैफ की बातें सुनते महरोज के जहन में झमाका हुआ तो चेहरा जगमगा उठा। भैया भाभी, अगर आज मैं कुछ मांगूँ तो आप लोग इनकार तो नहीं करेंगे ना? कैसी बातें कर रहे हो महरोज, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, अगर मेरे बस में हुआ तो ज़रूर दूँ। आप मेरी बेटी को बहू बना ले दिलावर भाई। नौरीन भाभी अम्मा बाबा के चौंक कर इसे देखा, फिर उसकी तजवीज़ पर सब मुस्कुरा दिए। ठीक है, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं, मगर ये लोग अभी बहुत छोटे हैं। मैं वली हूँ अपनी बेटी का। बस यही एक तरीका है परी को यहाँ लाने का, वरना मैं सारी उम्र अपनी बेटी के लिए तड़पता रहूँगा। महरोज़ का नाम लहजा सबकी आंखें नम कर गया और यूँ वो दोनों एक मुकद्दस रिश्ते में बंध गए। फिर महरोज़ परीसा को वापस घर छोड़ने निकाहनामे की फ़ोटोकॉपी सफ़ीना के पास छोड़ते आए थे और उनके अमल ने सफ़ीना अयान को ज़ख्मी नागन बना दिया था। उसने छोटी सी उम्र में ही परीसा के जहन में ददियाल वालों के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया था। गुजरते वक्त के साथ सैफुल मुलूक को अपने निकाह का इल्म हो चुका था। वो सियासत में आया और परीसा से पहला बाज़ाब्ता टाकरा उसे कुछ खुशगवार यादें नहीं दे गया था। उसे सफ़ीना की जहनीत पर तासुफ हुआ जिसने अपनी अना की खातिर बेटी को रिश्तों से मुतरफ़र कर दिया था, लेकिन ये भी हकीकत थी कि परीसा उसे पसंद आई थी। थोड़ी सी मेहनत से वो उसके रंग में रंग सकती थी। मुझे आपसे परमिशन चाहिए। सैफ उस वक्त लैपटॉप पर मसरूफ़ था जब परीसा ने अंदर आते हुए कहा। सैफ ने निगाह उठाते उसे देखा। किस चीज़ की परमिशन? मुझे मामा से मिलना है प्लीज़। सैफ ने संजीदगी से उसका चेहरा देखा। ओके, मगर तुम वहाँ नहीं जाओगी, उन्हें यहीं बुला लो। थैंक्स, वो चहकी, फिर माँ का नंबर मिलाया। वो जोश शोर जज्बे को देखते सैफ मुस्कुरा दिया। वो आ रही हैं, आधे घंटे तक जहाँ होंगी। अच्छी बात है। सैफ लैपटॉप रखते खड़ा हुआ। शाम में हम हवेली जा रहे हैं, वहाँ सब लोग बेचैनी से तुम्हारी आमद के मुंतज़िर हैं। कौन सब लोग? परीसा ने बेतहाशा धड़कते दिल से पूछा तो उसकी हालत से महसूस होते सैफ मुस्कुरा दिया। मामा, बाबा सही। और परीसा ने बेताबी से पूछा तो सैफ उसके रूबरू हुआ। और तुम्हारे बाबा, मामा, तुम्हारे भाई, खानी, याद है सब? उसने नरमी से उसका चेहरा हाथों के प्यालों में समेटा। मैं तुम्हें तुम्हारी मामा से मिलने से मना नहीं कर रहा, मगर एक बात याद रखना परीसा सैफुल मुलूक, शादी के बाद लड़की पर सबसे ज़्यादा हक शोहर का होता है। अगर वो तुम्हें साथ चलने का कहें तो दिल से नहीं, दिमाग से फैसला लेना, क्योंकि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, और अगर तुम चली गई तो पीछे भी नहीं आऊँगा। मैं कहाँ जाऊँगी भला? आप खामखा मामा से बदगुमान हैं। वह रूठे पैन से कहते अपने चेहरे से उसके हाथ हटाए। ओके ओके, मैं कुछ नहीं कह रहा। उसने सुलझू अंदाज में हाथ उठाया। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तकरीबन आधे घंटे बाद सफ़ीना उनके यहाँ मौजूद थी और पहली बार की तरह उन्होंने आज भी चाय पानी लेने से इनकार कर दिया। परीसा ने सैफ का चेहरा देखा। नहीं, वो नाराज़ तो नहीं हो गया, मगर वो पुरसुकून लग रहा था। परी, चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। क्या मतलब?
उसने सैफ के बाद माँ का संजीदा चेहरा देखा। दिल धक धक कर रहा था, यानी सैफ को अंदाजा था उसकी माँ क्या कहेगी। मतलब तुम्हें मेरे साथ चलना है, तुम्हें अपने दुश्मनों की हाँ नहीं छोड़ सकती। अंदाज दुरुस्त था। परीसा ने फिर से सैफ का चेहरा देखा, मगर वो शांत चुप बैठा था। जाओ और बैग वगैरह लेकर आओ। सफीना ने बेटी को डपटा। सैफ ने सख्ती से मुठ्ठियाँ खींची। और लड़के, जल्द तलाक के पेपर्स भेज देना। जी बेहतर। सैफ ने सादतमंदी से सर खम किया। परीसा ने नम आंखों से माँ और शोहर को देखा, जो अपनी अपनी अना में उसे सूली पर लटकाने का फैसला किए बैठे थे। मुझे नहीं जाना मामा, परीसा ने आंसू रगड़े। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हें रोज़े महशर दूध नहीं बख्शूंगी। और परीसा सैफुल मुलूक हार गई। इतने बरस बाद महरोज़ की कहानी फिर से उन्हें 20 के फ़र्क से दोहराई जा रही थी। आखिर तुमने उसे जाने ही क्यों दिया? वो बीवी है तुम्हारी, हक रखते हो रोकने का। वो गांव आया तो सभी ने उसे आड़े हाथों लिया, मैं क्यों रोकता? वो खुद दूध पीती बच्ची है, जिसे हाथ पकड़कर रोक लेता। हर बात साफ अल्फाज में समझाई थी, मगर वो भी अपनी माँ की ही बेटी है। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था शिद्दत ज़ब्त से। वो सिर्फ अपनी माँ की बेटी ही नहीं, तुम्हारे चहीते चाचू की बेटी और तुम्हारी बीवी भी है। जाओ और लेकर आओ उसे। मैं उसे लेने नहीं जाऊँगा बाबा सही, और आइंदा अगर किसी ने मुझे फोर्स करने की कोशिश की तो यहाँ आना ही छोड़ दूंगा। उसकी धमकी कारआमद साबित हुई। दोबारा किसी ने उसे परीसा को लाने के लिए बारे में नहीं कहा था, क्योंकि जानते थे वो जिस कदर नरम दिल और खुश मिजाज था अपनों के साथ, अगर जिद में आ जाता तो फिर किसी की नहीं सुनता था। वो मुंतजिर थे कब सैफ का गुस्सा उतरता है, जिसने परीसा की पलटकर खबर तक नहीं ली थी। उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, और गुजरे 8 माह में परीसा ने भी घर से निकलना छोड़ दिया था। उस रोज़ महरोज शहर आए हुए थे, जब उन्होंने शहर की मशहूर गायनाकोलॉजिस्ट के क्लिनिक से निकलते सफीना के साथ परीसा को देखा। उनके अंदर खुशी का तूफान बरपा हुआ। उम्मीद की किरण नजर आई। आज बहुत महीनों बाद आप खुश नजर आ रहे हैं। घर आए तो शारका ने उनका चेहरा देखते सबसे पहला सवाल यही पूछा। बात ही खुशी की है? उन्होंने चादर उतार कर बीवी की तरफ बढ़ाई। फिर तो मुझे भी बताएं, बहुत अरसा हुआ खुशी की खबर सुनने। चादर तह करते हुए शारका ने नरमी से कहा। आप सैफुल मुलूक से कहें वो परी को ले आए। शारका ने संजीदगी से उन्हें देखा। आप जानते हैं किस कदर जिद्दी है आपका भतीजा, नहीं मानेगा वो। अफसुर्दा हुई। अब मान जाएगा। महरोज मुस्कुराए। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो अब मान जाएगा? क्योंकि अब वो। महरोज झिझक कर खामोश हो गई। क्या अब वो? शारिका ने उलझ कर उन्हें देखा। शारिका, आप समझिए, कुछ तो ऐसा होगा जो सैफ का गुस्सा ख़त्म कर सकेगा। शायद ज़िंदगी में पहला मौका था कि महरोज यूं झिझक रहे थे। शारिका ने पुरसोच निगाहों से उनका चेहरा देखा। एक ही ऐसी खबर है जो सैफ का गुस्सा ख़त्म कर सकती है। और वो कौन सी खबर है? महरोज ने उजलत पूछा तो वो मुस्कुराई। औलाद की खबर। अगर उसे खुशखबरी मिलती तो शायद वो जिद छोड़। मैं यही बताना चाह रहा हूँ। महरोज ने शारका की बात काटी। शारका ने चौंक कर उनका चेहरा देखा। फिर जहन में कुछ क्लिक हुआ। महरोज की खुशी, उम्मीद और झिझक, कहीं वो सैफ और परी के बच्चे की बात तो नहीं कर रहे? मतलब हम नाना नानी बनने वाले हैं, यही बताना चाहते हैं आप? शारका ने बेताबी से उनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सर को असबात में जुम्बश दी। इस खबर ने हवेली में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। दिलावर ने सैफ को कॉल करके फौरी हवेली आने का हुक्म दिया। वो शाम में वाकई आ गया था। खाना खाने के बाद दिलावर ने उसे अपने कमरे में बुलाया। नूरीन भी वहीं थी। तुम परीसा बेटी को लेने कब जा रहे हो? उन्होंने दो टोक अल्फाज में पूछा। सैफ ने लब भींचे। मैं कुछ पूछ रहा हूँ सैफ। उनका लहजा दुरुस्त था। 8 माह 3 दिन कम नहीं होते। आखिर तुम कब छोड़ोगे जिद? मैंने उसे घर से जाने का नहीं कहा था, इसलिए लेने भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसकी रगों में अपनी माँ का खून दौड़ता है। सारा गुस्सा सफीना पर ही था। मत भूलो वो तुम्हारे चचा का भी खून है। उन्होंने दांत पीसे। नूरीन ने बारी बारी शोहर और बेटे का चेहरा देखा। अगर वो शक्ल सूरत में माँ का पड़तो है तो आदत और अतवार में अपने बाप का अक्स है। क्या तुम उसे इतना भी नहीं जान पाए? तुम सफीना के किए की सज़ा परीसा को नहीं दे सकते। सज़ा? उसने सर झटका। सज़ा देना होती तो दूसरे दिन तलाकनामा भिजवा चुका होता। तो तुम उसे लेने नहीं जाओगे? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी बिल्कुल। वो भी जिद का पक्का था। अपने बच्चे की खातिर भी नहीं? माँ के सवाल पर उसने झटके से रुख उनकी जानिब मोड़ा, जिनके लबों पर मुस्कान थी। किसका बच्चा? आप किसके बारे में बात कर रही हैं? उसने बेचैनी से पूछा। दिलावर उसकी हालत से महजूज होते पुरसुकून होकर बैठ के। तुम बाबा बनने वाले हो? नूरीन ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूमी। वो साकत सा बेचैनी से माँ का चेहरा देख रहा था। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, मगर हमें तो जाने दो। हमारे घर की पहली खुशी है। नूरीन ने सैफ का चेहरा हाथों के प्याले में समेटते नरमी से कहा। मैं जाऊँगा ना। नाकाबिले ये बयान कैफियत के ज़रिए असर गुलाबी पड़ते चेहरे के साथ झिझक कर कहा। और अगले रोज़ वो वाकई सफीना के यहाँ पहुँच गया था, जबकि महरोज और शारका के अलावा सभी उसके पीछे हवेली से निकले थे। दोनों भाई, भतीजे, भाभी, वो लोग मोहब्बत से अपनी बहन को घर लाना चाहते थे। मामा, मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। परीसा का भराया लहजा सैफ के कदम बेसाख्ता उसकी जानिब बढ़े। सफीना ने बेयकीनी से बेटी का खून छलकाता
چہرہ دیکھا، انہیں میری ضرورت نہیں ہے ماما، تو میں ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ اس کا کڑلاتا لہجہ تمام نفوس کو ساکت کر گیا۔ نورین نے لپک کر پریسا کو حصار میں لیتے اس کی پیشانی چومی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے میرا بچہ، جبکہ دلاور خون خوار نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے جو نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ سفینہ، ہم اپنی بیٹی کو لے جانے آئے ہیں، خدارا اب تو ضد چھوڑ دو، اپنی زندگی تو برباد کی ہی تھی، اب بچوں کی تو نہ کرو نا، بچوں کو تو جینے کا حق دو۔ نورین نے پریسا کو پہلو میں بٹھاتے دل گرفتگی سے کہا کہ سفینہ نگاہیں جھکائے خود احتسابی میں قاسم کو دیکھ کر جانے کیوں ان کا دل اسے سینے سے لگانے کو مچل گیا تھا۔ وہ ہو بہو مہروز تھا، دونوں بھائی پیاسی نگاہوں سے بہن کی طرف متوجہ تھے۔ سفینہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ مہروز اتنے برس سے بیٹی کی جھلک دیکھنے، اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے، اب تو اس کی اذیت ختم کر دو۔ ایسا بھی کیا گناہ ہوا تھا اس بیچارے سے جس کی سزا ہی ختم نہیں ہو رہی؟ کیا تم یہ چاہتی ہو جو محرومی پری کے حصے میں آئی وہ اس کے بچے کے حصے میں بھی آئے؟ تمام رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ رشتوں کے لیے ترسے؟ پری آپ کی امانت ہے، لے جائیں۔ سفینہ نے آنسو پوچھتے نورین کی جانب دیکھا۔ پہلے اپنے بیٹے کی مرضی بھی تو پوچھ لیں، یہ ہماری اولاد ہے۔ دلاور نے سیف کو گھورا۔ ہم اس کی اولاد نہیں، ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے۔ سیف الملوک، ان کا لہجہ درست تھا۔ سب کی نگاہیں ان کی جانب اٹھی۔ معافی مانگو بڑی بیٹی سے۔ سیف نے باپ کے بعد ماں کے حصار میں مقید اس وجود کو دیکھا جس کے بنا جینے کا تصور محال تھا۔ میں اپنے تمام برے رویوں کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ سیف نے معافی مانگ کر سب کو حیران کر دیا۔ چند منٹ بعد وہ لوگ جانے کے لیے اٹھے تو بلا ارادہ سفینہ اور قاسم کی نظر ملی۔ سفینہ نے نگاہ چرائی جبکہ قاسم نے قدم ان کی جانب بڑھائے اور مقابل کھڑا ہوا۔ سفینہ کی آنکھیں نم ہوئیں، سبھی ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ خود کو کبھی اکیلا مت سمجھیے گا، آپ بھلے ہی مجھے بیٹا تسلیم نہ کریں مگر آپ قاسم کے لیے شارکہ اماں کی حیثیت رکھتی ہیں، نہایت محبت و نرمی سے کہتے اس نے عقیدت سے اس کا سر چوما۔ کیا اس پیار میں تھوڑا حصے دار میں بھی بن سکتا ہوں؟ شہریار نے قریب آتے ان دونوں کے گرد بازو پھیلائے۔ تم تو شہزادے ہو، سارا پیار ہی تمہارے لیے۔ سفینہ نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ ڈیل کرتے ہیں نا تایا ابو؟ شہریار نے سفینہ کے گرد بازو لپیٹتے دلاور کو مخاطب کیا۔ وہ کون سی؟ آپ لوگ میری آپی کو بابا کے پاس لے کر جا رہے ہیں، ہم ماما کے پاس رہ جاتے ہیں۔ نہیں، سفینہ نے شہریار کا چہرہ چھوا، میں تمہارے باپ کے ساتھ مزید زیادتی نہیں کرنا چاہتی، تم ان کے پاس رہو، ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہو۔ قاسم اور شہریار نے نرمی سے ان کے ہاتھ چومے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ سیف کو گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ کر دلاور نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہم گھر جا رہے ہیں نا بابا سائیں، ہم میں تم شامل نہیں ہو۔ چابی قاسم کے حوالے کرو، اپنے لیے کوئی کنوینس منگوا کر اپنے شہر والے گھر جاؤ۔ مگر کیوں؟ اس نے منہ پھیلائے احتجاج کیا اور اس انداز میں وہ اس قدر کیوٹ لگ رہا تھا کہ پریسا کے لبوں کو مسکان چھو گئی۔ بیٹی کی جانب متوجہ سفینہ کے دل سے ان کے لیے دعا نکلی۔ بھلے سیف نے اظہار نہیں کیا تھا مگر اس کی آنکھوں سے چھلکتے جذبے پریسا کی اہمیت کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہے تھے۔ جب تک تم اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتے حویلی میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ماں بات، سیف تم اسے گود میں لے رہے ہو یا نہیں؟ ماہم بھابی نے 3 روز کے بچے کو گود میں لیٹتے اسے ڈپٹا۔ قاسم ان کی نوک جھونک سے محظوظ ہو رہا تھا۔ نہیں بھابی، میں نہیں لے رہا۔ بچے کی پیدائش کے 3رے روز وہ آج حویلی آیا تھا، حالانکہ ہاسپٹل میں وہ ساتھ ہی تھا۔ کیوں نہیں؟ بھابی نے اسے گھورا۔ یہ گر جائے گا بھابی، کبھی خانی اور یاور کو تو نہیں گرایا تم نے، تو اپنے بچے کو کیسے گراؤ گے؟ قاسم بھائی نے نرمی سے کہتے اس کا شانہ تھپکا۔ وہ دونوں تو بڑے ہیں مگر یہ تو اتنا سا ہے، وہ پیدا ہی اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے وہ بھی اتنے ہی چھوٹے تھے۔ اب بہانے چھوڑو اور بچے کو گود میں لو، بھابی نے نرمی سے کہتے نیلے کمبل میں لپٹا بچہ اس کی گود میں دیا۔ سیف نے بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ روئی سے نازک وجود کو دیکھا جو سو رہا تھا۔ دلکش مسکان لبوں پر سجائے جھک کر نرم پیشانی کا بوسہ لیا تو پورے وجود میں پرکیف سا احساس سرایت کر گیا۔ چلو جاؤ، اس کی ماں سے بھی مل لو، بھابی نے نرمی سے کہا۔ وہ احتیاط سے بچے کو گود میں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ آ جاؤ بیٹا، اسے دہلیز پر کھڑے دیکھ کر نورین نے نرمی سے کہا۔ کیسا لگا بیٹے سے مل کر؟ نورین نے بچہ اس کی گود سے لیتے محبت سے پوچھا۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اپنے احساسات۔ اس نے جھک کر ننھے گلابی پاؤں کو چوما تو ماں نے اس کی پیشانی چومی۔ پریسا نے مسکراہٹ دباتے اس کو بچے کے پاؤں چومتے دیکھا۔ تو مسٹر اکروم محبت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، خوش رہو، ماں نے دعا دیتے بچہ پھر سے اس کی گود میں دیا۔ میں تمہارے لیے چائے بھجواتی ہوں۔ چائے پی چکا ہوں ماما، کھانا لگوائیں، بھوک لگی ہے۔ نورین سر ہلاتے باہر گئیں تو وہ بیڈ پر آ بیٹھا۔ ایک نظر پریسا کا ممتا کے نور سے جگمگاتا چہرہ دیکھا۔ یوں تیری شناخت مجھ میں اترے، پہچان تک اپنی بھول جاؤں میں۔ فہد، اس نے بچے کا ہاتھ تھامتے نرمی سے پکارا۔ ماما سے کہو بابا بہت شرمندہ ہیں۔ پریسا نے چونک کر اسے دیکھا جو نگاہیں بچے کے چہرے پر جمائے ہوئے تھا۔ فہد، پوچھو بابا سے کس لیے شرمندہ ہیں؟
انداز نہ روٹھا تھا۔ سیف نے بے ساختہ پری کی جانب دیکھا، اپنے ہر اس عمل کے لیے جس سے فہد کی ماما کو تکلیف پہنچی۔ مگر فہد کی ماما کو آپ کی شرمندگی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ پلیز زندگی، شرمندہ ہوں نا، میں معذرت کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہے ہیں معذرت؟ میں نے کوئی گلہ تو نہیں کیا، لیکن مجھے تو احساس ہے نا، میں نے بہت ہرٹ کیا اپنی پری کو۔ اس کا ہاتھ تھامتے محبت سے کہا، تم اسے اتنے ماہ دور رہا، لیکن بلیو می، غصہ تم پر نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں۔ پریسا نے اس کی بات کاٹی۔ میں بھول جانا چاہتی ہوں ان پراذیت لمحوں کو۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اوکے اوکے، رو مت، میں اس بارے میں ذکر نہیں کر رہا۔ جیسے خانے سے محبت اور نرمی سے وعدہ کرتے ہیں، ایسے ہی مجھ سے بھی وعدہ کریں۔ جی ضرور۔ سیف نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کون سا وعدہ چاہیے آپ کو؟ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے؟ پریسا نے چہرہ رگڑا۔ نہیں کروں گا یار، ویسے تو پہلے بھی کبھی غصہ نہیں کیا تم پر میں نے۔ اللہ! پریسا نے اس غلط بیانی پر اسے گھورا۔ اتنی بار تو کیا ہے غصہ۔ سیف نے اس کے تاثرات سے اس بار محظوظ ہوتے مسکراہٹ چھپائی۔ وہ غصہ تم پر نہیں، تمہاری حرکتوں پر آتا تھا، لیکن خیر، آئندہ وہ بھی نہیں کروں گا۔ ہم ماما سے ملنے جائیں گے۔ ضرور جائیں گے۔ اس نے فوری سر خم کیا۔ فہد کی دلہن میں اپنی پسند سے لاؤں گی۔ سیف نے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب زندگی فہد نے گزارنی ہے تو فیصلے بھی یہ خود کر لے گا نا۔ اوکے فائن۔ پری نے مسکراہٹ چھپائی۔ چلیں اب جلدی سے بولیں۔ پریسا سیف الملوک، آئی لو یو۔ سیف اس کی چالاکی پر ہنس دیا۔ پریسا سیف الملوک، آئی لو یو ٹو۔ یہ چیٹنگ ہے، میں نے کوئی اظہار محبت نہیں کیا۔ پریسا اس کی چیٹنگ پر خفگی سے منہ پھلاتے ہوئے بولی تو وہ اس کی ادا پر نثار ہوتے قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ پریسا اس کی چیٹنگ پر خفگی سے منہ پھلاتے بولی تو وہ اس کی ادا پر نثار ہوتے ہوئے قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بھی باقی ناولز کی طرح پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔